नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज है शरद पूर्णिमा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार की बात करें, परसों की तेजी के बाद कल फिर से मंदी की गिरफ्त में लौटता हुआ बाजार दिखा है और हालांकि अच्छी चीज ये रही कि 25,000 के लेवल को बाजार ने किसी तरह से बचाया। आज का दिन भी काफी क्रूशियल है। आज भी नतीजों पर फोकस होगा। ढेर सारे नतीजे आएंगे जिसमें कि बजाज ऑटो के नतीजे अहम हैं। खबरें भी ढेर सारी हैं। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि जम्मू कश्मीर में 7.5 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद आज वहां पर जो नई सरकार है उसका शपथ ग्रहण होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन बाजार की एक चिंता बरकरार है और वो है फाइज की बिकवाली। 12 दिन में 75,000 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली हो चुकी है। लेकिन उसमें अगर आप राहत खोजेंगे तो राहत यह है कि धीरे धीरे करके बिकवाली अब कम हो रही है। तो 4 बड़े संकेत आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसके जरिए आपको हम बताएंगे कि आज बाजार के लिए इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं और आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। तो अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं कि लगातार तेजी हुई थी। रिकॉर्ड स्तर पर परसों में बंद हुए थे, लेकिन कल रिकॉर्ड स्तर से मुनाफा वसूली हुई अमेरिकी बाजारों में और डाउ जोन्स 325 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आज 25,050 के आसपास एक गिफ्ट निफ्टी, थोड़ी सी नरमी हमें गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है। 85 अंकों के आसपास की कमजोरी गिफ्ट निफ्टी में है। नतीजों की बात करें, बजाज ऑटो, एल&टी टेक और एम्फेसिस के नतीजे आज आएंगे। तो नतीजों के लिहाज से भी आज काफी एक्शन पैक्ड डे होगा। हालांकि हमने बजाज ऑटो के शेयर को देखा, कल थोड़ी सी नरम चाल ही हमने बजाज ऑटो के शेयर में देखी है। Hyundai के आईपीओ का दूसरा दिन है और Hyundai के आईपीओ को चाहे बड़े निवेशक हों या फिर रिटेल, कल का जो दिन रहा यानी कि पहला दिन बहुत उत्साह नहीं दिखा। ऐसा कहा भी जा रहा है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है, ग्रोथ कैपिटल नहीं मिलने वाली है, पैसा प्रमोटर के पास जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसे लगाने हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज लिस्टिंग गेन के लिए या फिर छोटी अवधि में बहुत उम्मीदें पाल के ना रखिए। और निवेशकों ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया। पहले दिन सिर्फ 18% ही आईपीओ भरा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोचिन शिपयार्ड का ऑफिस आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। रिटेल निवेशक कल इसमें पैसे लगाएंगे। 5% सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। 2.5% का ग्रीन शू ऑप्शन होगा। ग्रीन शू ऑप्शन यानी कि अगर 5% पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया तो सरकार अतिरिक्त 2.5% हिस्सेदारी इसमें बेचेगी कोचिन शिपयार्ड में ओएफएस के जरिए, यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए। और एक खबर और आई है और वो ये कि एफएनओ की जो पोजीशन लिमिट है उसको 500 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया गया है 7,500 करोड़ रुपए। इसके क्या मायने हैं, क्यों किया गया है? लगातार कदम उठाए जा रहे हैं रिटेल को डिस्करेज करने को लेकर, जो क्योंकि पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा था, उन लोगों को नुकसान हो रहा था। तो इससे कह रहे कि मैच्योरिटी भी आएगी, ये एक अच्छी संकेत भी है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर वॉल्यूम पर किस तरह का असर पड़ेगा ये समझने की हम कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ग्लोबल बाजारों का आज मूड कैसा है, जरा ये समझ लेते हैं किस तरह के संकेत आए हैं। हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं हमारे साथ ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, बताइए क्या कैसे संकेत हैं? थोड़े से नरमी के ही संकेत दिख रहे हैं चौतरफा। बिल्कुल, यूरोपियन और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी की ही बात करें तो करीब 80 अंकों की गिरावट यहां पर दिखी है। सबसे पहले अमेरिकी बाजारों पर फोकस करते हैं। डाउ जोन्स 0.8% की गिरावट, नैस्डैक में भी 180 अंकों की गिरावट दिखी और S&P 500 सभी यूएस मेजर इंडिसेस में कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। टेक्नोलॉजी शेयरों पर इन पर्टिकुलर फोकस करेंगे। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा लूजर रहा कल की ट्रेडिंग सेशन में। और याद रखे, यूरोपियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्होंने अपने नतीजे पेश किए थे। नतीजे तो ठीक ठाक थे लेकिन उन्होंने आउटलुक काफ़ी वीक दिया, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकी सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी शेयरों पर भी दिखा। इनफैक्ट एनवीडिया की बात करें तो 3.5% की गिरावट यहाँ पर थी। इसके अलावा इंटेल इंक, इस स्टॉक में भी करीब 2 से 2.5% की गिरावट दिखी। इसके अलावा फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह यूएस फ्यूचर्स स्टेडी शुरू हुए हैं, ज़्यादा कुछ नेगेटिव वहाँ पर नहीं दिखा, लेकिन कल भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों में दिखी। इसी के साथ कुछ बड़े क्यूज की बात करें तो नतीजों का सीजन तो अमेरिकी बाजारों में भी खुल चुका है, लेकिन अगले हफ्ते भी कुछ इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आएंगे। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, इन कंपनियों के नतीजे कल आए जो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अगले हफ्ते टेस्ला जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों की बात करते हैं। यहाँ से भी कमज़ोर संकेत आए हैं। डैक्स में गिरावट दिखी। कैक की बात करें तो 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिखी और फुटसी भी 0.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कमोडिटी मार्केट पर भी नज़र डाल लेते हैं। कच्चे तेल पर इन पर्टिकुलर फोकस करेंगे। याद रखें, सोमवार को करीब 3 से 3.5% की गिरावट दिखी थी।
आज फिर एक बार बिकवाली दिखी है। $75 पर बैरल के नीचे ब्रेंट क्रूड फिसल चुका है। ईरान की तेल इंडस्ट्री पर हमले नहीं करेगा इजराइल। कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स आए हैं, जिसके चलते याद रखें ब्रेंट क्रूड में पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी दिखी है। इसी के साथ एक बार बिटकॉइन पर भी नजर डाल लेते हैं। जुलाई से देखें तो सबसे हाईएस्ट लेवल्स पर बिटकॉइन है। तो ऑल इन ऑल संकेत नेगेटिव ही है आज सुबह, और गिफ्ट निफ्टी भी 80 अंकों की गिरावट के संकेत आज सुबह दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी गिरावट के संकेत जरूर दे रहा है आशीषा, लेकिन कच्चे तेल की जो गिरावट है हमारे लिए वो पॉजिटिव है, क्योंकि $75 के आसपास का भाव फिर से आ गया। अच्छा, एक चीज और कंफर्म हो गई कि अगर क्रूड अगर गिरेगा या फिर चलेगा, उसके पीछे जियोपॉलिटिकल रिस्क ही होंगे। और जो ही ये संकेत आए हैं, दरअसल इजराइल की और अमेरिका की बातचीत हुई है। इजराइल ने बाइडेन प्रशासन से कहा है कि वो ईरान के तेल ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, और उसके बाद हमने क्रूड में नरमी देखी है। कच्चे तेल की डिमांड ऑलरेडी कमज़ोर है। हमने देखा कि जो चाइना में जो कंजम्पशन है लगातार चौथे महीने घटा है। ओपेक का जो अनुमान आया है, पोस्ट कोविड प्रतिदिन का जो खपत थी वो थी 20 लाख बैरल की, जो घट के आ गई है 9 लाख बैरल पर। और अगले साल के लिए यानी कि 2025 के लिए भी जो ओपेक का अनुमान है वो 10 लाख बैरल प्रतिदिन का ही है। तो सोचिए कितनी कमी है। और अगर चाइना जैसी इकोनॉमी में दिक्कत है, अगर वहां पर डिमांड घट रही है, तो क्रूड एक रेंज में ही रहेगा। ये भी चीज समझ में आ गई है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हमारे लिए जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार को एफआईज की जो बिकवाली है वो परेशान कर रही है। 12 सत्र की लगातार बिकवाली हो गई है, और जो 75,000 करोड़ रुपए की एफआईज ने माल अपना बेचा है। इसको जरा समझते हैं। हालांकि कल हमने देखा कि इंडेक्स ऑप्शंस में 36,171 करोड़ रुपए की बाइंग की है। और इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 2 दिन तो उसमें हमने बाइंग देखी है। आज थोड़ी थोड़ी वहां पर संकेत थोड़े से कमजोरी की हैं। डिम्पी, किस तरह से समझें एफआईज की बिकवाली को? कल देखिए 1750 करोड़ रुपए बिकवाली का आंकड़ा आया है, तो जरूर ये अब ऐसा मुझे तो लग रहा है कि नहीं, अब धीरे धीरे मामला रिवर्स होने की कगार पर है। देखिए, पॉइंट कम भी हुआ है, और एक बात आप समझें कि इंडियन मार्केट से एफआईज बाहर तो नहीं जा सकते। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ग्रोथ वाला ये देश है। और दूसरा, खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि 7% की ग्रोथ रहेगी। इंक्लूडिंग चाइना ने भी ऐसा नहीं बोला कि हमारी 7% की ग्रोथ रहेगी। यूएस ने नहीं ऐसा बोला कि हमारी 7% की ग्रोथ रहेगी। तो वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रोथ वाला जो देश इस समय है, वो कम से कम अभी इंडिया तो है, फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से। दूसरा, एफआईज धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है मार्केट के अंदर, हर चीज़ मूवेबल है, हर चीज़ बदलती है, और कुछ उसमें सेंटिमेंट या मैक्रो लेवल्स भी बदलते हैं। एफआईज जब 81% थे, तब भी तो चिंता की बात थी कि आपके लॉन्ग पोजीशंस इतनी ज़्यादा है, एफआईज इतने ज़्यादा हैं कि वो खरीदेंगे ही नहीं। तो जब नहीं खरीदेंगे तो फिर बाजार चलाएगा कौन? क्या रिटेल चलाएगा? तो रिटेल तो नहीं चलाएगा। रिटेल तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकता है कि मार्केट को रोक सकता है बस। क्या डीआईएस चलाएगा? डीआईएस ने, अच्छा मेरी बात आप छोड़ दीजिए, आप अपना खुद से एक्सपीरियंस देख लीजिए, अपने म्यूचुअल फंड्स का एनएवी देख लीजिए। चलो और भी सब छोड़ दो, आप सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड्स का एनएवी देख लो आप। मेरे को नहीं लगता कि 1 महीने से पिछले 1.5 महीने में आपकी एनएवीज में कोई बहुत मेजर चेंज हुआ होगा। ये मैं अब एनएवी पे आ गया हूँ। इन्वेस्टमेंट्स में तो मैं हूँ ही नहीं, डिप्लॉयमेंट पे भी नहीं हूँ, मैं परसेंटेज में भी नहीं, मैं सीधा अब एनएवी पे आ गया हूँ। आप अपनी एनएवीज चेक कर लो। आप जो भी फंड के अंदर आप पैसा लगाते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, थैमेटिक, नॉन थैमेटिक, फलाना ठिकाना, बॉन्ड, ये वो जो आपको लगाना है, जितना भी मल्टीपल है, तो आप देखोगे सबके एनएवी स्टैंड स्टिल है। सिर्फ गोल्ड ईटीएफ्स को छोड़ के वहाँ पे एक अलग मामला चल रहा है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं है बाजार में। उनको बाज़ार में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पैसा बना हुआ है। देखिए, कोई भी आदमी, मैं एक ह्यूमन नेचर की बात बताता हूँ। आपने अगर बहुत अच्छा पैसा बनाया हुआ है मार्केट के अंदर, तो आप फालतू के पंगे नहीं लोगे। अभी आपको लगता है यार मेरी कमाई हुई मेहनत वापस ना कहीं चली जाए, इसलिए मैं चुप करके बैठा हूँ। आप चुप करके बैठते हुए भी सिर्फ छोटा ट्रेड करते हो 2-5% तक का। ये ह्यूमन नेचर है, इसको आप और मैं अपना बदल नहीं सकते, है ना। तो वैसा ही एग्जैक्टली इस समय मार्केट के अंदर हो रहा है। जिनके पास बड़ा पैसा बना हुआ है वो बाजार में बड़ा पैसा मार्केट के अंदर अब नहीं लगा रहे। जिनके पास पैसा नहीं बना, या जिनके पैसे से मौका चूक गया, या जिनको मैं बोलूँगा फोमो फैक्टर के शिकार हैं, वो मार्केट में अभी भी आ रहे हैं और बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। जबकि बाज़ार ने पिछले 3-4 महीनों में आपको ये बात बता दी है अच्छे से कि वो थोड़ा गिरना भी जानता है और वो वापस से चलना भी जानता है, साइडवेज होना भी जानता है। वो एक तरफा नहीं है।
ये बात आपको इस 2024 के फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में आपको अच्छे से पता लगी है। एक पॉइंट में चलो आपको और भी बताता हूँ, जब आपने एफआईज की बात छेड़ ही दी है तो देखिए कल फिर से 36,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप भले ही हम सेबी रेगुलेशंस का मामला भी चल रहा है, सब कुछ है कि इंडेक्स ऑप्शंस या फिर स्टॉक ऑप्शंस में रेगुलेशंस लाया जाए, 20 नवंबर से रेगुलेट भी हो रहा है। आज भी एक खबर आई है कि जो पोजीशन लिमिट है यानी कि ओपन इंटरेस्ट है वो 15% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरी प्लस क्लाइंट का मिक्स है। ये पोजीशन लिमिट कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर जो पोजीशनिंग है वो 15% से ओआई ज़्यादा नहीं होगा। जितनी ज़्यादा ओआई होगा उतना ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करेगा। तो इसलिए ओआई की लिमिट 15% तक रखो आप, और उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे करके काटो या सौदे पंच करने से रोको। ये एक एडजस्टमेंट्स है जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है डेरिवेटिव्स के अंदर। आपको इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। सीधा असर थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा ब्रोकर्स को पड़ेगा, वैसे कोई ज़्यादा ये कोई सख्त वाला फैसला भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी था। दूसरा, ये जो 36,000 करोड़ है, कल आपको पता है कि फिर से वीकली एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, हालांकि बंद होने जा रही हैं अब। ये फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए कल सबसे बड़ा वॉल्यूम उसी के अंदर आया, करीब 37,000 करोड़ रुपया, और थोड़ा बहुत बैंक के अंदर आया, और किसी के अंदर कोई पोजीशन नहीं थी। कुल मिला के एफआईज का नंबर अगले 5-6 दिन आपको और रेगुलरली देखना पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 10 पॉइंट इधर होने पर यानी कि टूटने पर एफआईज का नंबर घटा 35 से। और अच्छा, ये नंबर भी बता देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी लिखे भी जा सके स्क्रीन पर। एफआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, 35% पे है। रिटेल की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, 62% पे है। डीआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, 39% पे है। 35, 62, 39 ये परसेंटेज है, आप छाप दो सामने। दूसरा पॉइंट, अगर 10% भी हम इधर खिसकते हैं यानी कि 35 से 25 की तरफ आते हैं तो 24,800 100% टेस्ट करेंगे। 200 पॉइंट इसी के लिए ही छूटे हुए हैं। अगर ये एफआईज का नंबर यहाँ पे आके रिवर्सल नहीं हो रहा होता तो मैं आपसे कहता कि भर भर के झोली भर भर के ले लो, आप जितना ले सकते हो उतना ले लो आप, और ऐसा भी बोल देता। लेकिन इस समय हम ना बीच में आके रुक गए हैं। अभी 10 पॉइंट का स्विंग होना और बाकी है। ये स्विंग इधर होगा या उधर होगा, अभी ना कैलकुलेशंस करना बड़ा मुश्किल है। और मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बोलूँ तो 55-45 की रेशो है कि 45% चांसेस हैं कि हम वापस ऊपर आ जाएंगे, और 55% चांसेस है ऊपर आएंगे, 45 में नीचे जाएंगे। तो सिर्फ 5% का ही मूवमेंट का फ़र्क है। तो इसलिए कोई बड़ा ट्रेड ना लो, या तो 24,200 पे आ जाने दो, उसमें एफआईएस की होल्डिंग को भी और थोड़ा घट जाने दो, फिर आपके पास सूखा सूखा साफ साफ ट्रेड आएगा, फिर आप भर के ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 25,200 ब्रेक कर देते हैं तो फिर ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि एफआईएस अपना 10% माल और बेचेंगे इंडिया में। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, फिर पुल बैक स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी नोटिस करने वाली हैं। और एक और बता दूं मैं एफआईएस के नंबर पे ही, एफआईएस का नंबर इस समय आज की परिस्थिति में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला नंबर है। ऐसा नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट या बैन शेयर्स या पुट कॉल रेशो या और सब डेरिवेटिव्स के टूल्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला आज एफआईएस का नंबर है, ज़रूर ध्यान रखिएगा इस पर। एफआईएस के नंबर का पूरा विश्लेषण हो गया। अब बाजार पर आते हैं। डिम्पी, बाजार एक रेंज में ही है। हालांकि देखिए चाइना फैक्टर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो गया है, तो नीचे नहीं जाएगा, इस बात के भी कहीं ना कहीं संकेत दिखने लगे हैं। लेकिन बाजार ऊपर नहीं जाएगा, इसको लेकर भी मतलब कोई ट्रिगर नहीं है। यहाँ से क्यों चलेगा बाजार? नतीजे सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन की कुछ खास बाइंग बाजार में हो नहीं रही है। क्या अब अगले महीने चुनाव हैं महाराष्ट्र के, झारखंड के, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, तब तक बाजार एक रेंज में ही रहेगा, और छोटे छोटे गेंस को देखकर ही बाजार में अगर किसी को सौदा लेना है तो लेना चाहिए। उसमें आपने 50% बात बिल्कुल ठीक बोली है कि आपके पास ट्रिगर ऐसे नहीं है जो कि बाजार को तोड़फोड़ मचा के ऊपर ले जाए। लेकिन 50% बात ये भी तो है ना, कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं है जो बाजार को तोड़फोड़ मचा के नीचे भी ले जाए। बोलेंगे नहीं जी ईरान और इजराइल का मैटर चल रहा है, वो आज नया थोड़ी है, वो तो 1 महीने से चल रहा है। बोलेंगे जी नहीं क्रूड बड़ा वॉलेटाइल है, तो क्रूड इससे ज़्यादा वॉलेटाइल और क्या हो सकता है कि युद्ध छिड़ गया, सब कुछ हो गया, फिर भी क्रूड के अंदर रेंज ब्रेकडाउन नहीं हो रही है। फिर बोलेंगे नहीं जी चाइना वाला मैटर है, चाइना को खुले हुए 1 महीना हो चुका है, अब वो भी बहुत पुराना हो चुका है, मार्केट को नित्य नवीन चीज़ें चाहिए।
और क्या पॉइंट है? बोले जी अर्निंग्स का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अर्निंग्स अभी तो 2 बड़ी कंपनीज के हैं, अभी तो शुरू हुई है अर्निंग्स। 4 बड़ी कंपनीज के नंबर अच्छे आ गए और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ गया, वो भी बदल जाएगा। तो कहने का मेरे सिर्फ मतलब यही है कि अगर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाजार पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं तो बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं। अब नहीं डाल रही हैं, इससे पहले डाल चुकी हैं। जब 26,000 पे थे तब आप बिना खबर के भी भर करके टूट रहे थे। अब तो खबर है लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट रोक लेता है अपने आप को, क्योंकि उस जगह पर आ गया है कि जहाँ पे उसको रोकना ही होगा। तो अब लेवल्स की बात आ जाते हैं। कल का ओपनिंग का लेवल और कल का क्लोजिंग का लेवल और कल का हाई, ये तीनों चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। कल जब हम ओपन हुए पहले 60 सेकंड में, 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही हमने 25,200 को टेस्ट कर लिया था। 25,212 का हाई भी बना। उसके बाद हमने दिन भर में 25,200 को देखा नहीं वापस। क्यों नहीं देखा? क्योंकि 25,200 पे ऑप्शंस की राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। और 25,200 एक चर्निंग है, एक तरह का जंक्शन है। यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स उतरेंगे, कुछ पैसेंजर्स चढ़ेंगे। उतरेगा कौन? मंदी वाला उतरेगा। चढ़ेगा कौन? तेज़ी वाला चढ़ेगा। लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। जब गाड़ी रुकेगी तभी तो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होगा। गाड़ी तो रुकी नहीं स्टेशन पे, तो स्टेशन पे जब एक्सचेंज ऑफ हैंड्स ही नहीं हुआ, यानी कि लोग उल्टा पलट ही नहीं हुआ, तो फिर वो मामले की इंपॉर्टेंस भी क्या? तो 25,200 अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस जंक्शन से गाड़ी रुकेगी, लोगों का अदला बदली नहीं कराएगी, तब तक बाजार में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। अब आप कहाँ पे बंद हुए हो? 25,000 पे। 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। यही बात मैंने कल भी बताई थी, यही बात मैंने आपको परसों भी बताई थी, और ये बात मैंने कल आपको बताई थी कि देखिए अब आप 25,200 पे, और मैंने ओपनिंग पे बात मोटे तौर पे बोली थी कि आपने लैंड ही किया है रेजिस्टेंस के दरवाजे पर, और आपसे पार नहीं हुआ तो फिर कल दिन भर में मेहनत करते रहो, पार नहीं होगा। और कल दिन भर हम मेहनत करते रहे, पार नहीं हुआ। आज फिर से गैप डाउन हमको मिल रहा है। तो अब आपको बचाना क्या है? बचाना है 24,800 को। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना भगवान सुनते हैं तो भगवान से ये प्रार्थना करो, अगर आप लॉन्ग साइड पे हो, हाँ, तो 24,800 ना ब्रेक हो। अगर ये 24,800 ब्रेक नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें एफआईज, ईरान, इजराइल, क्रूड, चाइना, जो आप बुरा से बुरा सोच सकते हो, जो इस समय चल रहा है, जो नया होगा उसका पता नहीं, जो इस समय चल रहा है वो सब डिस्काउंट हो गया 24,800 पे। और 25,200 के बाद ही नया रिदम मार्केट के अंदर शुरू होगा। शॉर्ट वॉट करना नहीं। ऑप्शंस के ट्रेडर्स के प्रीमियम ईट किए जाते हैं, आज भी ईटिंग होगी। आज तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके अपना हाथ पीछे खींच के काम करना। अगर मौका और कन्विक्शन बहुत हाई है तभी ट्रेड करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, 400-500 अंकों की ये रेंज है, 24,800 से लेकर 25,200-300। ये अगर इसमें रहता है तो बहुत बड़े आपको मूव शायद ना देखने को मिले। उसके बाद ही किसी साइड बाजार अपना दिशा तय करेगा। निफ्टी बैंक पर आते हैं। कल निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद जरूर हुआ, लेकिन थोड़े से अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो 12 में से 10 शेयर कमजोर थे कल। आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक, यही दोनों शेयर थे जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। डिम्पी, निफ्टी बैंक में भी क्या वही स्ट्रेटजी अपनाए जो कि निफ्टी में है? क्योंकि निफ्टी बैंक में भी जो मूव देना था वो दे चुका है। क्या वहां पर भी बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होने का वक्त आ गया है? बिल्कुल आ भी गया है और है भी, और आपको दिख भी रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर किसी ने कल पैसा लॉन्ग साइड में आईसीआईसीआई बैंक में डाला हुआ था या फिर आईसीआईसीआई बैंक पे कन्विक्शन था, तो आप 5 बैंकों के कल बराबर थे। 5 बैंकों के वेटेज के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप बिजनेस के हिसाब से मत पूछना, बिजनेस के हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं वो सारे, लेकिन वेटेज के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक इज इक्वल टू 5 मेजर बैंक ऑफ द कंट्री, उसके बराबर ट्रेडिंग हो रही थी। तो आप ये बात बिल्कुल बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ट्रेड स्टॉक्स का मार्केट के अंदर हो रहा है। दूसरा पॉइंट आपने बोला अभी खुद से बता कि मार्केट ने अपना काम पहले ही कर दिया है क्या? देखिए, हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा है और उसके ऊपर टैगिंग की गई है। इस देश का डेरिवेटिव मार्केट बहुत ही सुलझा हुआ मार्केट है, मैं बोलूँगा। मेरे को दूसरे देशों का तो खैर पता भी नहीं है इतना, लेकिन इंडियन मार्केट को मैं 17 साल से डेरिवेटिव्स को ट्रैक कर रहा हूँ। जब से मैंने मार्केट्स में कदम रखा, मेरा फर्स्ट लव डेरिवेटिव्स था। उसके अंदर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी है, जानी है, समझी है कि मार्केट के अंदर जो डाटा ड्रिवन चीज़ें हो रही होती है ना, बहुत अच्छी पिक्चर आपको क्लियर करके देते हैं। इससे पहले जब बाजार चल रहा था ना, वो शॉर्ट कवरिंग पे चल रहा था, यानी कि सिस्टम में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। जैसे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर आ गए थे हम, 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए थे हम। उसके बाद शॉर्ट्स भी थे और लॉन्ग भी थे। तो मार्केट ने क्या किया कि कवरिंग करवा दी शॉर्ट्स की। एक हिस्सा तो काम कर दिया कि भैया हटो, आप शॉर्ट कर रहे, आप बाहर जाओ ज़रा 2 मिनट के लिए। लॉन्ग वाले अंदर नहीं आए,
वो कैसे नहीं आए मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट के लिए जो प्लेट फायर किया ना, ये फायर करके रखना, फ्यूचर वाली, जहाँ पे निफ्टी बैंक फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर आप देखोगे आपका 0.5% ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन नहीं हुआ, जबकि शॉर्ट कवरिंग हो रही थी -2%, 2.5% से जाके शॉर्ट्स कवर हुए। लेकिन लॉन्ग बनने में दिक्कत हो रही है, लोगों को खरीदने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शॉर्ट्स करने वालों को ये बात समझ में आ रही है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा, जो आप खुद फील कर रहे हो। अच्छा, मेरे बोलने से थोड़ी चल रहा है मार्क, आप फील भी यही कर रहे हो कि बाजार अब नीचे नहीं जा रहा है। अभी आपने ही बोला अभिषेक जी बाजार रुक रहा है, यहाँ पे ये रुक रहा है, शॉर्ट कवरिंग की बदौलत रुक रहा है, तेजी की बदौलत नहीं रुक रहा। तेजी भी आना बाकी है मार्केट के अंदर, तेजी आने के लिए लेवल्स का ब्रेकडाउन चाहिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताता हूँ, कल आप 52,000 के आसपास खुले, 52,000 का जस्ट पहले 60 सेकंड में जो हाई बन गया सो बन गया, उसके बाद इसने भी दिन भर में वापस 52,000 नहीं देखा। तो ये बात माननी पड़ेगी कि लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है तो सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, ये बहुत ही डिसिप्लिन मार्केट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बाजार कैसा होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा ऐसा होना चाहिए जैसे आजकल चल रहा है। ये रेंज का मार्केट है, सपोर्ट कह के बताता है कि मैं यहाँ रुकूंगा, रेजिस्टेंस कह के बताता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, यहाँ पर आप मेरे को चाहो तो बेच सकते हो माल। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन मार्केट है, जब तक रेंज ब्रेक तब तक मार्केट को बड़ा मूव देगा नहीं। और बड़ा मूव देने से पहले विक्स को घटना और बढ़ाना दोनों में से कुछ करना होगा, और विक्स अभी उस कंडीशन में है, ये बड़ा मूव देगा ही नहीं, दिलवाएगा ही नहीं आपको। 13 का विक्स चल रहा है, ये दिलवाएगा ही नहीं, या तो 15 लाओ या तो 13 से नीचे क्रैक करवाओ, तो इनमें से कुछ भी होगा तो काम होगा। ऑप्शंस राइटर्स को बैंक निफ्टी के अंदर नहीं आना चाहिए, आपको नई पोजीशंस लेनी है। मेरे हिसाब से मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी नोटिस करवाए हुए हैं। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है वो 51,500, 51,200 है। सीरीज रखनी है 51,200 रखना, स्विंग रखना है 51,500 रखना। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का वो 52,500 है। हमारा अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर सब कुछ खराब नहीं हुआ, थोड़ा भी ठीक रहा, जैसा हम वैसे भी चलते रहे, तो इस सीरीज के एंड में, यानी कि पहले 15 दिन खराब हुए, अब लास्ट के 15 दिन थोड़े ठीक हो सकते हैं, तो आप 52,500 को वापस टेस्ट करने के लिए जा सकते हो। और ये दोनों का टारगेट बता रहा हूँ, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पोजीशन लेना। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर आप बताओ आप क्या करोगे, तो मैं आज कुछ नहीं करूंगा, मैं आज फिर से लेवल्स को देखूंगा, वॉच करूंगा, फिर से देखेंगे क्या करना है। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रहे। अच्छा, एक और पॉइंट बस मैं बोल दूं, फिर मैं दोनों मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। 14 शेयर F&O बैन में है, 14 शेयर, 195 शेयर हैं करीब F&O में इस समय, 14 शेयर F&O बैन में है। तो ध्यान रखिएगा, बैन ज़्यादा है, और ये बैन अभी जो हमारे मेहमान भी बताएंगे, कोई शेयर F&O बैन में भी हो सकता है, तो देख के लेना, बाद में पेनल्टी ना लग जाए आपके पास। ठीक, बस यही पॉइंट मेरे को और नोटिस करना था, हो गया। अच्छा, पुट कॉल रेशियो भी थी, वो तो फ्लैट है, उसमें आपके लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। निफ्टी थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है, निफ्टी थोड़ा सस्ता हुआ पड़ा है। सोनी पटनायक, राहुल घोष, दो मेहमान मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। राहुल सर नमस्ते, सोनी पटनायक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सोनी मैम, आपने सारी कमेंट्री ऑलमोस्ट सुनी, मैं देख रहा था आप काफ़ी देर से बैठे हैं, पहले तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी, थोड़ा लेट होके हम आपके पास आते आते 3 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिए। ज़रा बताइएगा कि आपकी कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग, और जो हमने बात रखी उसमें अगर कुछ ठीक करना है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप उसको ठीक भी कीजिएगा, फिर अपने ट्रेड भी बताइएगा। जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, डिम्पी जी एंड सारे दर्शकों को। देखिए डिम्पी जी, आपने ऑलमोस्ट काफी अच्छे से सारे लेवल्स को एनालाइज करके पुट फॉरवर्ड किया है। अब मुझे लगता है निफ्टी पे मुझे भी यहीं पे एक साइडवेज रेंज पे लगता है, यहाँ पे ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। 24,900 से 25,200 ये एक रेंज बना हुआ है, बट शॉर्ट कवरिंग मुझे निफ्टी में तभी नजर आएगी अगर वो 25,300 लेवल को क्रॉस कर पाता है। वहां पे दो कारण है, कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिवली पोजीशनड है 25,300 के लेवल पे, और वहां पे 20 EMA का हर्डल भी है। तो जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है, शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में वो ट्रू सेंस पे शॉर्ट कवरिंग नहीं नजर आएगी। कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पे एक सप्लाई जोन, एक रेजिस्टेंस वो कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे लगता है इसी रेंज पे अभी कायदे में है, अगर इसी रेंज को ब्रेक करता है तभी जाके एक फर्दर ट्रेंड का आएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ भी नहीं करना चाहिए, निफ्टी पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कल 51,700 का एक अच्छा सपोर्ट पकड़ा हुआ था, और 52,000 पे रेजिस्टेंस है, तो ये 300 पॉइंट आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 52,000 के ऊपर ब्रेक करता है, प्लस माइनस 30 पॉइंट्स हम ले सकते हैं।
तो उसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको 50 टू 200, 50 टू 300 लेवल तक भी नजर आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेवल वॉच करने के लिए, क्योंकि कॉल राइटर्स 52,000 के लेवल पे बहुत अग्रेसिवली हैं। डाउन साइड पे 51,700 इमीडिएट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है इंट्राडे पे तो कहीं ना कहीं 51,500, 51,400 रेंज को दोबारा टेस्ट कर सकता है। सो बहुत ही एक छोटा सा रेंज है यहाँ पे। बैंक निफ्टी पे स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि अगर 52,050 लेवल को क्रॉस करता है स्पॉट के लेवल में, उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपायरी रिलेटेड आपको नजर आ सकती है, तो वहां पे भी वेट एंड वॉच कीजिए, लेवल क्रॉस होने का इंतजार कीजिए। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेड रहेगा, एक बाई और एक सेल का आइडिया है। बाई का आइडिया यहाँ पे है IRCTC पे। कल हमने देखा है कि IRCTC एक अच्छे लेवल 880 को पकड़ते हुए क्रॉस किया है, 900 रेजिस्टेंस को हल्का वहां पे टेस्ट किया है। सो यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट ले रही हूँ कि 900 रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। 880 छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 920 और 925 का। दूसरा सेल आइडिया रहेगा ऑरो फार्मा पे, जहां पे कल एक 20 EMA सपोर्ट को ब्रेक किया है, ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी आया है ऑरो फार्मा में। सो फ्यूचर्स पे सेल करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। 1505 स्टॉप लॉस लगाइए, 1440 1420 टारगेट्स के लिए। ठीक है सोनी, गुड मॉर्निंग आपको हमारी तरफ से भी। तो नज़रिया यही है कि बाजार में आपको ना इंडेक्स को फिलहाल आप छोड़ भी सकते हैं, रेंज में ही है। रेंज के आप ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का इंतजार कीजिए अगर आपको जो भी करना है, लॉन्ग शॉर्ट जो भी आपको रणनीति बनानी हो। लेकिन स्टॉक्स में मौके हैं, वो मौके हम आपको आइडेंटिफाई करवा के दे भी रहे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। IRCTC खरीदना है आपको आज, टारगेट 920 और 925 रुपए का, और एक शेयर शॉर्ट का है वो है अरविंदो फार्मा। फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट करना है, टारगेट 1440 1420 तक ये शेयर गिर सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 1505 रुपए का। तो एक बाय की रणनीति और एक हो गई सेल की रणनीति। राहुल जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। दोनों शेयर आज लॉन्ग साइड की तरफ है। निफ्टी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था रेंज 24,850 और 25,250 के ऊपर ही है लॉन्ग या शॉर्ट जाने के लिए। बट करंट स्ट्रक्चर देखने के बाद दो स्टॉक्स लॉन्ग साइड की तरफ इसलिए दिए, एक तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, मोमेंटम बहुत क्लियरली अपसाइड की तरफ है, मल्टीपल टाइम्स आपके शो पे रेकमेंड किया है मैंने। तो 15,350 पे लॉन्ग जा सकते हैं, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक। स्टॉप लॉस 15,000 पे रख सकते हैं और 16,000 के टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा काउंटर है फोर्टिस। फोर्टिस एक कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट करने के एकदम कस्प पे है। नाउ इन आइसोलेशन ये पैटर्न बहुत वीक हो सकता है, बट ये पैटर्न का फॉर्मेशन एक बेस और एक डिमांड जोन दोनों पे हुआ है। तो 630 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पे रखिएगा 605 का और टारगेट रखिएगा 670 का। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा चेंज, 605 का स्टॉप लॉस रखिएगा और टारगेट जो है 670 और इवन 700 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। फोर्टिस हेल्थ 670 का टारगेट, 610 का स्टॉप लॉस, ये आपको खरीदारी इस शेयर में करनी है। और डिक्सन टेक हौसले की दाद देनी पड़ेगी राहुल जी, आपकी रिकॉर्ड हाई पर शेयर चल रहा है, बड़े टेक साइज वाला शेयर है, फिर भी आप इसको खरीदारी के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन सिंपल टारगेट स्टॉप लॉस है, 16,000 का टारगेट है और 15,000 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलनी है डिक्सन टेक के इस शेयर पर। तो 4 में से 3 जो सौदे हैं वो खरीदारी के हैं। एक जो है अरविंदो फार्मा, फ्यूचर्स में आपको सेल करना है, ये सोनी की तरफ से आपको रिकमेंडेशन मिली है। लेकिन नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, उस पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। दरअसल जेफरीज ने, इन्वेस्टेक ने HDFC लाइफ पर बाय की अपनी सलाह दी है, CLSA भी बुलिश है, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। HDFC लाइफ, हालांकि कल हमने देखा कि जब नतीजा है उसके बाद हमने शेयर में कमजोरी देखी, मतलब वो स्ट्रेंथ दिखी नहीं। इस पर आगे एक व्यू जरूर लेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट BSE पर भी आई है, BSE बहुत तेज रफ्तार से चला है, 48 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया और जेफरीज ने उसको डाउनग्रेड किया है। हालांकि टारगेट बढ़ाया है, टारगेट पहले उनके 2800 था, उसको 3500 कर दिया। शेयर तो कहां 4500 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा। ये भी दोनों स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं,
बताने के लिए कि अर्निंग्स कौन कौन से हैं, यानी कि नतीजे सितंबर तिमाही की कौन सी कंपनियों क्या हैं और खबरें कौन सी हैं। जिन्हें गुड मॉर्निंग, पहले आप शुरुआत कर लीजिए नतीजों से। कौन कौन से नतीजे आए हैं और कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल। तो दो नतीजे आए हैं, एक तो है KEI इंडस्ट्रीज़ और रैलीज इंडिया। पहले बात करेंगे KEI इंडस्ट्रीज़ पे। नतीजे काफ़ी अच्छे देखने मिले। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 17% का ग्रोथ देखने मिल रहा है, वहीं नेट प्रॉफिट में 10% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। वहीं अगर हम मार्जिन्स की तरफ देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने मिला। 9.7% का मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो कि 10.4% था पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वही इसी के साथ कंपनी ने एक और चीज़ अप्रूव की है कि कंपनी देख रही है 2000 करोड़ के फंड रेजिंग प्लान्स को ये QIP या फिर दूसरे इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ के थ्रू हो सकता है। अब बात करेंगे रैलीज इंडिया के रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने मिले। रेवेन्यू में देखेंगे तो 18% 19% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट में, मुनाफे में 104% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। वहीं अगर EBITDA फ्रंट पे बात करेंगे तो 73% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। वही मार्जिन्स में भी हमें काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन देखने मिला है, करीब 5% का एक्सपेंशन 18% पे देखने मिल रहा है, जो कि पहले था 12.3%। अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की। कौन से शेयर्स फोकस में रहेंगे आज, तो कोचिन शिपयार्ड ये रहेगा फोकस में। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो OFS करेगा कंपनी में। करीब 65.7 लाख शेयर्स का OFS होगा। जो इसका इशू प्राइस होगा वो होगा 1540 रुपये का। इसमें एडिशनल 25 शेयर्स का भी OFS होगा एम्प्लॉयज़ के लिए। आज ये OFS खुलेगा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है ये OFS खुलेगा कल। मूविंग ऑन, अडानी एंटरप्राइजेज ये रहेगा दूसरा स्टॉक फोकस में। कंपनी ने QIP के ज़रिए 4200 करोड़ जुटाए हैं। और अगर हम इसमें अलॉटीज़ की बात करें, कौन से फंड्स इसमें मैनेज, तो उसमें क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम नज़र आ रहा है, विंड्रो कमर्शियल और SBI लाइफ का भी नाम नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ। ये स्टॉक भी आज हमें फोकस में दिखेगा। कंपनी को एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्क ऑर्डर मिला है, करीब 80 करोड़ रुपए का। इसी के साथ कैप्री ग्लोबल कैपिटल, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने ग्रीन फाइनेंसिंग में एंट्री ली है। कंपनी रूफ सोलार फाइनेंस में एंट्री किया। इन्होंने डील किया है फेयर क्रेडिट के साथ एज अ पार्टनर, जहाँ पे ये लोन सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। और इनका आगे नियर टर्म का एम है कि आगे कुछ सालों में 1000 करोड़ का इनका लोन बुक ग्रोथ हो। मूविंग ऑन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने TBCB, जो कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है, उसके थ्रू 2 ट्रांसमिशन कंपनीज का एक्विजिशन कंप्लीट किया है, तो ये भी रहेगा फोकस में। बढ़ते हैं जोमेटो की तरफ। जोमेटो भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया, जहाँ पे वो इजी रिटर्न्स और एक्सचेंजेस फीचर्स कंपनी ने लॉन्च किया। इनका दावा है कि 10 मिनट में जब आप टिकट रेज करेंगे कोई भी एक्सचेंज के लिए, तो 10 मिनट में ये प्रोसेस हो जाएगा। और फिलहाल ये फीचर NCR, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली, बेंगलोर जैसी सिटीज़ में अवेलेबल है। लास्टली गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ये भी फोकस में आज रहेगा। कंपनी ने 3 लैंड पार्सल एक्वायर किए। टोटल 6.5 एकर्स पे स्प्रेड है ये लैंड पार्सल। ये जो लैंड पार्सल है MMR रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। और इससे जो रेवेन्यू पोटेंशियल मिलेगा कंपनी को, उन्होंने कहा है करीब 3500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल ये लैंड पार्सल से हो सकता है। ठीक है, तो लंबी लिस्ट है। जिन्हें बहुत शुक्रिया आपका, एक एक करके सारी की सारी खबरें हाईलाइट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से। गोदरेज प्रॉपर्टी से शुरुआत कर लेते हैं, जो आखिरी शेयर रहा है जिन्हें की लिस्ट में। और सोनी जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को लेकर। MMR में करीब 6.5 एकड़ ज़मीन के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। मतलब तेज़ी से एक्सपेंड करने वाली कंपनी। मुंबई में तो प्रेजेंस थी ही, अब तो दिल्ली NCR में भी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की प्रेजेंस है। आप ये बताइए कि स्टॉक आपको कैसा लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का? क्या यहाँ से कोई ट्रेड इसमें बन रहा है, चलेगा? और यहाँ से अभिषेक जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट एंटायर रियलिटी स्पेस को हम देखेंगे, ओबरा रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 3120 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक सपोर्ट बना हुआ है। सो मुझे लगता है अपसाइड और भी कंटिन्यू है यहाँ पे इस स्टॉक पे। सो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। हल्की से अगर आपको डिप नजर आती है 3150, वहां तक भी आप बाई कर सकते हैं। 3115 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, जहाँ पे अच्छा पुट राइटिंग का बेस है, वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट जो रहेगा आपका 3220, 3240 के लेवल्स के रहेंगे। 3240, 3240 रुपए तक के टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। नतीजों की बात कर लेते हैं। रैलिस इंडिया के सितंबर तिमाही के नतीजे आए हैं। रेवेन्यू में करीब 18% का उछाल है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा है सॉलिड
104%, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। 48 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। और मार्जिन के फ्रंट पर भी प्रदर्शन काफ़ी शानदार लग रहा है, क्योंकि 12.25% मार्जिन हुआ करती थी इसके पिछली तिमाही में, यानी कि Q1 में, जो कि अब बढ़ के हो गई है 18% के आसपास। नतीजे तो तगड़े हैं राहुल जी। हालांकि शेयर हमने दिखा है कि एक रेंज में भी रहा है और वोलेटाइल भी रहा है रैलिस इंडिया का। आज हो सकता है कि नतीजों के दम पे थोड़ा सा ऊपर खोल दे। क्या करना चाहिए रैलिस इंडिया के शेयर में? तो रैलिस इंडिया का डेली चार्ट आप नोटिस करेंगे तो एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, एकदम अपर एंड ऑफ द रेंज में है। इस रेंज का ब्रेकआउट लेवल 335 के ऊपर होगा। तो आज आज इस न्यूज के दम पे अगर 335 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया, सिर्फ तभी हम लॉन्ग ले सकते हैं। अप टू दैट लेवल सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए और ये रेंज में ट्रेड करता रहेगा। अपर एंड ऑफ द रेंज से सेलिंग भी आ सकता है, इसीलिए 335 के ऊपर का बाइंग ही सजेस्टेड होगा यहाँ पे। सोनी का रिलायंस को काफ़ी बड़ी पनिशमेंट मिली है और वो बकायदा डेज लो पे जाके बंद हुआ है। कोई नियर बाय का सपोर्ट है? अब तो रिजल्ट्स का ट्रिगर भी इसने पास कर लिया, तो अभी नियर बाय का कोई सपोर्ट है तो फिर धीरे धीरे आ सकते हैं। 2700 के नीचे रिलायंस को माल भरने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। जी देखिए, रिलायंस का ये एक टिपिकल पैटर्न है रिजल्ट के आफ्टर द डे थोड़ा सा वहां पे करेक्शन रहता है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। कल अगर हम देखेंगे तो काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है 2700 के लेवल पे और उसके नीचे क्लोज भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक उसका इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था 6 महीने पहले 2640 2650 के लेवल पे, वहां पे मुझे लगता है एक बार टेस्ट करने जरूर आ सकता है। बट ये जो डिप नजर आ रहा है वहां पे अक्यूमुलेट करने का काफी अच्छा मौका रहेगा। सो वहां पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। रिलायंस एक अच्छा मीडियम टर्म प्ले रहेगा, मुझे लगता है 2600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां तक की आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जोन बाउंस कर सकता है बट स्लोली एंड ग्रेजुअली करेगा। अगेन 2720 के ऊपर आपको वो 2800 लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 2600 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, लेवल्स वगैरह सब हम लिखते जा रहे हैं और जो भी आप बोल रहे हैं मैम, और साथ ही हम स्टैंपिंग भी करते जा रहे हैं वड़ावर जो भी है। अच्छा, इसके अलावा कल एक और शेयर भी था जो F&O बैन में गया, आज भी F&O बैन में दिख रहा है। उसने शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। राहुल जी, आपको पता ही है शेयर 1-2 दिन में ही काफ़ी तेज़ी से टूटा और अब फिर से अपने बाय जोन में आ गया है, यानी कि 1100 से नीचे और 1000 वाली कैटेगरी में। 1099 कल की क्लोजिंग है, कल तो कुछ नहीं किया। F&O बैन में जाने से इसकी गिरावट रुक गई है ऐसा लग रहा है। जरा देख के बताइए, एक पुल बैक दे सकता है या नहीं देगा, साइडवेज हो जाएगा फिर से? तो ये पर्टिकुलर काउंटर बहुत लंबे अरसे से एक बड़े साइडवेज रेंज में, एक्चुअली 2021 से 3 साल से साइडवेज रेंज में है। और आप चार्ट नोटिस करेंगे तो 1050 के ऊपर जब भी स्टॉक चला जाता है एक सेलिंग आ जाता है, और फिर से 1000 के नीचे जब आ जाता है आपको बाइंग देखने को मिलता है। तो प्योरली फ्रॉम मोमेंटम पर्सपेक्टिव इस बार ये रेंज से ब्रेकआउट हुआ कि नहीं कहना बहुत मुश्किल है। तो बेटर काउंटर्स है, इस पे अभी निवेश करने की सलाह नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नो निवेश, अवॉइड कर दो फिलहाल अभी। तो इस पर लगा दो टाटा केमिकल्स पे अवॉइड के स्टैंप, नो ट्रेड। अभी आज की डेट में नो ट्रेड है। बलरामपुर चीनी, ये सीजनल प्ले भी है और वैसे प्ले भी है इसके अंदर, अगर प्राइस के हिसाब से भी देखें और पोजीशनिंग के हिसाब से भी देखें। बलरामपुर चीनी की कल की फ्यूचर वाली प्लेट अगर दिखा पाएँ तो ज़रा ज़रूर दिखाइएगा। उसके अंदर आपको ओपन इंटरेस्ट अच्छा और प्राइस एक्शन भी ठीक दिखेगा। एक बार सोनी पटनायक, बलरामपुर चीनी और कितना चलेगा? देखिए, बलरामपुर चीनी कल एक अच्छा मोमेंटम पे दिखाते हुए अपसाइड ट्रेंड पे रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। एनीवे टुवर्ड्स 700 710 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो होल्ड कीजिए लॉन्ग्स को और यहाँ पे 645 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं 700 710 टारगेट्स के लिए। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद वरुण बेवरेजेस के अंदर फिर से एक अपटिक्स आना शुरू हुए हैं कल। अगर आप दिखाना चाहें तो इसका हफ्ते भर का, 10 दिन का, 1 महीने का VBL का चार्ट दिखाना वरुण बेवरेजेस का। ये तो कल का हो गया, कल की अच्छी क्लोजिंग मिली, डेज हाई पे 3% ऊपर। अब दिखाओ इसका हफ्ते भर वाला चार्ट या फिर इसके महीने वाला चार्ट। आप हफ्ते का चार्ट दिखाओ। अच्छा चलिए, यहीं से आ गया, छोड़ दो, यहीं पे रख दो, यहीं रोको। अब आप देखोगे 1 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया। इस 7 डेज़ में करीब 12% का रिटर्न आया। कल का 3% घटा दूं तो मैं करीब 8-9% और भी चल चुका है।
तो वरुण बेवरेजेस ने जितना एक डिप लेना था, ये जो आप डिप देख रहे हैं बिल्कुल एक लाइन से लगी हुई है बीच में, 52 वीक मत करो इसको, अब 3 महीने रहने दो, 3 महीने में वो लाइन आ जाएगी जो मेरे को एग्जैक्टली दिखानी है। ये जो आप इस बीच की एक लाइन देख पा रहे हो, एक शार्प डिप इसमें लगा और उसके बाद एक बढ़िया पुल बैक वापस से आया इसके अंदर। राहुल सर एक बार जरा वरुण बेवरेजेस चेक करना, अब सब कुछ हो गया ना, जो हाथ बदला, ट्रेड होने थे, ब्लॉक्स लग रहे थे, सब लगने थे, वो निपट चुके हैं ना इसमें अब शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा अप मूव अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। आप अगर वीकली चार्ट को नोटिस करेंगे 535 लेवल से बहुत ही शार्प बाउंस आया है। लास्ट टाइम भी अराउंड जून में इसी लेवल से ऐसे ही शार्प बाउंस देखने को मिला था, जो नया हाई नहीं बना पाया। इस बार इसी लेवल से बाउंस आया है और एक सप्लाई जोन 635 के आसपास है, तो 3% अभी भी ऊपर के साइड में दिख सकता है। 635 640 लेवल्स पे एग्जिट करके वेट कर लेना चाहिए जब तक पुराना हाई टेकआउट नहीं हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि छांट के शेयर आपके सामने लेके आए। अभी खबरों वाले शेयर, बिजनेस अपडेट, अर्निंग्स वाले शेयर आपने देखे होंगे, हमारे सहयोगी ने आपको बताए। फिर उसके बाद मेरे को एंकर्स ने उनसे बाकायदा सवाल पूछे। हमने क्या किया कि जहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहे हैं या डाटा काफ़ी अच्छा बन रहा है, वो सारे सवाल मेहमानों से पूछ रहे हैं। एक और हिस्सा भी है शेयर्स पकड़ने का, वो है ब्रोकरिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स। वरुण दुबे रोज़ मेरे साथ जुड़ते हैं, वो आपको रिपोर्ट्स अच्छे से बता देते हैं कि रिपोर्ट्स का सार क्या है। एक रिपोर्ट अगर कम से कम पढ़ने पे आए तो 28 पेज से 30 पेज की एवरेज बनती है। कहाँ पढ़ेंगे इतनी सारी रिपोर्ट्स आप? तो हमारे सहयोगी ये काम करते हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने के बाद, सारी चीज़ समझने के बाद वो रिपोर्ट्स आपके लिए लेके आए हैं। वरुण जी ज़रा बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या हैं? तो डेफिनेटली डिम्पी आज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है क्योंकि रिजल्ट सीज़न शुरू हो चुका है, तो नतीजों पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले HDFC लाइफ की बात करता हूं तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। सबसे पहले CLSE की बात करूँ तो आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 700 से बढ़ा के 805 का किया है। इनका कहना है कि एक और क्वार्टर लग सकता है थोड़ा बहुत सेटल होने को इस कंपनी को, लेकिन APE और VNB की जो ग्रोथ आउटलुक है वो इन्हें काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। जेफरीज HDFC लाइफ पे इन्होंने भी खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 750 से बढ़ा के 850 का इन्होंने कर दिया है। इनका कहना है कि जो ओवरऑल प्रीमियम्स है उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, खासकर यूलिप्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, तो इसका फ़ायदा मिला है। नॉन पार सेगमेंट में भी एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने मिला है, तो ये भी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। इन्वेस्टेक ने भी खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 800 से बढ़ा के 850 का किया है। VNB जो है वो इस कंपनी के लिए आगे का ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है। मार्जिन्स की बात नहीं करें, ओवरऑल VNB ग्रोथ जो है वो इनको अच्छी लग रही है और नॉन पार सेविंग्स में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। वहीं नोमुरा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से न्यूट्रल का कॉल, लेकिन प्राइस टारगेट 735 पे बरकरार रखा है। इनका कहना है कि मार्जिन जो है वो थोड़े वीक रहे हैं और थोड़े बहुत नियर टर्म ट्रिगर्स अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के लिए इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आगे चल के VNB ग्रोथ 15% अचीव करने के लिए इन्हें VNB मार्जिन जो है 25.4% के आसपास तक लाना पड़ेगा, जो शायद थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है, इसके लिए इन्होंने डाउनग्रेड किया है। अब बात करते हैं टेलीकॉम कंपनियों की, और HSBC ने यहाँ पे टारगेट्स बढ़ाए हैं। भारतीय एयरटेल होल्ड से बढ़ा के बाय किया है, प्राइस टारगेट 1325 से बढ़ा के 1950 का किया है। और वोडाफोन देखिए 10 पैसे से प्राइस टारगेट बढ़ाया है, हालांकि रिड्यूस है, प्राइस टारगेट 7 रुपये से बढ़ा के 7 रुपये 10 पैसे का किया है। इनका खासकर कहना है कि आरपूज में जिस तरह से बढ़ोतरी देखने मिल रही है 2027 तक 10% के आसपास की बढ़ोतरी आपको और देखने मिल सकती है, और जो होम ब्रॉडबैंड है वो एक की ग्रोथ ड्राइवर होगा। BSE पे जेफरीज का डाउनग्रेड आया है, होल्ड से अंडर परफॉर्मर का कॉल, हालांकि प्राइस टारगेट बढ़ाया है 2850 से बढ़ा के 3500। इनका कहना है कि हाल फिलहाल में जो रनअप आया है स्टॉक में वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है, इसके लिए इन्होंने डाउनग्रेड किया, लेकिन प्राइस को चेस करते हुए प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं। PVR आइनॉक्स बोफा खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1820 से बढ़ा के 1860 का किया है। इनका कहना है कि नतीजे अच्छे हैं, Q3 और अच्छा हो सकता है इस कंपनी के लिए। HDFC AMC पे भी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से थम्स अप आया है, CL से अपग्रेड किया है, होल्ड से आउट परफॉर्मर, प्राइस टारगेट 4450 से 4920। नतीजे अच्छे हैं, अपने EPS एस्टीमेट को 5 से 9% से बढ़ाया है। जेफरीज खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 4900 से बढ़ा के 5450, इनको भी नतीजे अच्छे लगे। और नुआमा ने भी प्राइस टारगेट बढ़ाया है 4910 से बढ़ा के 5240, सब ने अपने EPS एस्टीमेट को बढ़ाया है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिसको आप सेंचुरी टेक्सटाइल के नाम से पहले जानते थे, नमूरा ने इनिशिएट किया है कवरेज 3700 के प्राइस टारगेट के साथ।
इनका कहना है कि काफ़ी सारे लीवर्स है जो इस कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। खासकर प्री सेल्स अगर आप देखेंगे तो FY25 में 87% की बढ़त और 26 में 33% के आसपास की बढ़त जो है वो देखने मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, उसका फ़ायदा इस कंपनी को होगा। और आखिरी में एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, एम्बिट की रिपोर्ट है। इनिशिएट किया है कवरेज, बिकवाली की सलाह है और प्राइस टारगेट देखिए 86 का दे रहे हैं, यानी कल की क्लोजिंग से करीब 40% के आसपास का डाउनसाइड ये देख रहे हैं। इनका कहना है कि जो वैल्यूएशन ये कंपनी कमांड कर रही है वो इंडस्ट्री ग्रोथ से 2 टाइम्स ज़्यादा है और अपने पीएस के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू FY26 की अपने पीएस के मुकाबले 104% प्रीमियम पे है। और जो प्राइम होम सेगमेंट में कंपनी काम करती है वो थोड़ा मैच्योर है और खासकर अगर आप देखेंगे तो बैंक्स का डोमिनेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं शायद वैल्यूएशन इनको ज़्यादा महंगे लग रहे हैं, इसके लिए कवरेज की शुरुआत की है बिकवाली की सलाह के साथ 86 का प्राइस टारगेट। 86 का प्राइस टारगेट बजाज हाउसिंग के लिए, 186 के ऊपर जाकर ये शेयर नीचे आया और यहाँ से भी लगता है इन्वेस्टर को कि ये शेयर गिरेगा। बजाज हाउसिंग का तेजी से करीब 40% गिरने की आशंका जता रहे हैं। 140 रुपये के आसपास का भाव है फिलहाल बजाज हाउसिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बजाज हाउसिंग पर तो आगे हम अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से राय जानेंगे। हाल के लिस्टेड कंपनी है, लेकिन सोनी जी एक बार जरा आपसे BSE पर व्यू जानना चाहेंगे। जुलाई के अगर हम निचले स्तरों से देखेंगे, जब सेबी का रेगुलेशन आया उसके बाद से शेयर डबल से भी ज्यादा हो गया है। 2200 रुपये के आसपास का भाव था और शेयर है 4750 रुपये का। कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। जेफरीज ने रेटिंग डाउनग्रेड किया और वजह यह कि वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं उनको, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही होगी। हालांकि जो प्राइस टारगेट इनका पहले था उसको इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 3500 रुपये का। शेयर तो ऑलरेडी 4500 रुपये से ऊपर का था। आपको क्या कोई मेजर कोई क्रैक दिख रहा है शेयर में BSE में? और किसी के पास अगर हो तो अपना स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें? आज हो सकता है कि रिपोर्ट के चलते थोड़ी कमजोर शुरुआत इसकी होगी। जी देखिए अभिषेक जी, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था 4200 लेवल के ऊपर काफी स्ट्रांगली चला है 4800 लेवल्स तक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनता है। सो मेरे ख्याल से मुनाफा वसूली आपको 4400 4200 इस रेंज तक नजर आ सकती है। वहां पे अगर होल्ड करता है तो रिवर्सल बाउंस बैक नजर आ सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे अभी वेट कीजिए, डिप्स का इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 4400 4200 लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। उस लेवल को टेस्ट कर सकता है, मुनाफा वसूली हो सकता है। वहां पे बाउंस करता है तो अगेन फ्रॉम दोस लेवल्स टुवर्ड्स 4700 बाउंस कर सकता है, बट करंट लेवल से खरीदारी मत कीजिए, वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह है। BSE लिमिटेड में जो लेवल्स बताए सोनी जी ने, आप उसका ध्यान रखिएगा। राहुल जी, BSE पर तो डाउनग्रेड आया है, लेकिन भारतीय एयरटेल पर अपग्रेड आया है। HSBC का टारगेट भी इन्होंने बढ़ाकर कर दिए हैं 1950 रुपये 1750 रुपये के आसपास के भाव तो भारतीय एयरटेल के हैं ही। और दरअसल जो टैरिफ हाइक लिए थे टेलीकॉम कंपनीज ने, निश्चित तौर पर हमने देखा कि जियो के भी आरपू बढ़े हैं, भारतीय एयरटेल का भी आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा है। आप जरा ये बताइए कि आगे भी टैरिफ हाइक की उम्मीदें करके चल रही है इंडस्ट्री और ब्रोकरेज कम्युनिटी भी। शेयर में आप क्या टारगेट देख रहे हैं और क्या सलाह देंगे? तो शेयर में आप नोटिस करेंगे एक रैली बेस ड्रॉप जो अराउंड 1750 लेवल पे बना है वीकली चार्ट पे। वो एक छोटा सा रेजिस्टेंस या पड़ाव क्रॉस करने की देरी है। 1740 के ऊपर अगर शेयर ट्रेड करता हुआ दिख गया आपको तो 1790 या 1800 रुपीज जो अभी यहाँ से 6% दूर है दिख सकता है नियर टर्म में। स्टॉक अभी भी स्टीम रख रहा है क्योंकि हर बार जो अपमूव हो रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर से एक अपमूव स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ही मैं बार बार कहता आया हूँ शो पे एक बहुत ही हेल्दी साइन माना जाता है। तो अभी भी अपसाइड स्टीम है, जस्ट थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 1740 1730 पे जो रेंज है थोड़ा सा सेलिंग वहां पे 1-2 दिन के लिए आ सकता है। लेकिन बाजार में मौके आपके लिए कहां पर बन रहे हैं, कहां पर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, कुछ और खबरें, कुछ और रिपोर्ट्स की हम चर्चा करेंगे। निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो आज 78 पॉइंट का करीब करीब आपको नुकसान दिखेगा। कुल मिला के आज फिर से गैप डाउन करेंगे, कल गैप अप करेंगे, लेकिन वो हो सब रेंज के अंदर ही रहा है। ये गैप अप भी और गैप डाउन भी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं दिलवा रहे हैं। तो इंडेक्स के अंदर साइडवेज रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। कल जो थीम थी वो ऑयल मार्केटिंग की काफ़ी बढ़िया से चली है। BPCL, HPCL, अगर आप इसके और बेनिफिशियरी देखना चाहें तो इंडिगो,
इसके और बेनिफिशियरी देखना चाहें तो टायर वाली कंपनीज इंक्लूडिंग अपोलो टायर्स, ये सब शेयर्स, इन पिडिलाइट, ये ज़्यादातर शेयर्स आपको दिखेंगे कल ठीक बंद हुए हैं। क्या ये थीम आज भी कंटिन्यू हो सकती है? HPCL, BPCL के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार राहुल सर, आपके रिकमेंडेशन, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर ऑयल बेनिफिशियरी शेयर्स हैं, अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी रूम दिख रहा है ट्रेड का तो ज़रा बता दीजिए। HPCL और BPCL, सिर्फ ये दोनों चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे HPCL का चार्ट थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है, क्योंकि एक डिमांड जोन से बाउंस होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली मैं लेवल्स अगर आपको बता दूं, स्पेसिफिकली लेवल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो एक और 435 तक एक और 3-4% एक दो दिन में ऊपर की स्तर पर दिख सकता है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अराउंड 400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है HPCL ने। तो अगर थोड़ा करेक्शन भी आता है 400 पे एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। 382 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और पिछला जो हाई है 450 उस लेवल की टच करने की संभावना। तो दोनों बाय लेवल अभी करंट मार्केट प्राइस से 2-3% का अपसाइड अभी भी दिख सकता है, या एक बेटर बाय लेवल 400 पे हो सकता है 382 का स्टॉप लॉस रख के। सोनी पटनायक, एक बार जरा HDFC लाइफ का आप एक बार चार्ट खोल लीजिए। कल डे स्लो पे बंद हुआ है, नंबर्स आने के बाद ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई, कुछ कह रहे हैं कि 700 समथिंग रहेगा, एक रिपोर्ट कहती है कि 850 भी होगा। एक बार जरा HDFC लाइफ की सारी रिपोर्ट्स फायर कर देना, 3-4 रिपोर्ट्स होंगी सिस्टम में, उसमें नमूरा की शायद एक रिपोर्ट है जो कि 850 का टारगेट दे रही है, कुछ रिपोर्ट 700 कुछ का है। सोनी एक बार ज़रा चेक करना, ये जो कल 26 रुपये टूटा है ना, एक्चुअली में पैसे से रुपये से नहीं टूटा, एक कन्विक्शन भी लॉस कर रहा है, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करके अपना एक बेस अच्छा बनाया था, लेकिन कल डेज लो पे बंद करके थोड़ा कन्विक्शन कम कर दिया। ज़रा बताइए कैसे करें इसमें ट्रेड अब? डिम्पी जी, यहाँ पे कल जो उसने कैंडल बनाया है, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है, 20 EMA के सपोर्ट को ब्रेक करते हुए उसके नीचे क्लोज भी दिया है। सो आज अगर 718 को क्रॉस कर पाता है तो रिवर्सल हो सकता है थोड़ा सा, वरना मुझे लगता है यहाँ से 700 सपोर्ट को टेस्ट करने जरूर आ सकता है। सो थोड़ा सा इस पे कॉशियसली ट्रेड कीजिए, 700 सपोर्ट तक यहाँ पे टेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। थोड़ा सा वहां से अगर रिवर्सल होता है तो उस टाइम पे डेटा देख सकते हैं, बट अभी के लिए ये अवॉइड लिस्ट पे है। साल के लिए अवॉइड कर देते हैं, 2-4 मिनट के लिए इसको छोड़ भी देते हैं, कोई ट्रेड इसमें नहीं बनता तो फिर क्या कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ICICI बैंक कल की क्लोजिंग काफ़ी शानदार थी वर्सेस HDFC बैंक, जिसकी कल क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। एक बार जरा ICICI बैंक में कोई ट्रेड आगे के लिए और भी बनता है, या फिर कल का एपिसोड था, आज रिवर्सल होगा, आज ICICI के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, HDFC के अंदर तेज़ी होगी? राहुल सर ज़रा चेक कर लो, आज बैंक की लीडरशिप किसके हाथ में आ सकती है? 4 बैंकों के नाम आपको मैं थोड़ी हेल्प करने के लिए बता देता हूँ। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक। एक्सेस को छोड़ दो, एक्सेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ICICI बैंक का आज भी ऊपर साइड में जाने की संभावना है। करंट मार्केट प्राइस एक बेस से बाउंस हुआ नजर आ रहा है। 1235 के आसपास बेस बना था, 1255 पे चल रहा है। कल का कैंडल भी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तीसरी बार जो बेस फॉर्मेशन है उसका राउंडिंग बॉटम भी है, तो माय बेट वुड बी ऑन ICICI बैंक। 1285 लेवल्स और एक 3% यहाँ से दिख सकता है अपसाइड की तरफ। ओके, ठीक है, ठीक है। एक बार स्टॉप लॉस और बता दो, फिर आप टारगेट हम छाप देंगे। स्टॉप लॉस इस केस में होगा 1220 का, 1255 का करंट चल रहा है, 1225 का स्टॉप लॉस है, बेग योर पार्डन, रख सकते हैं। ओके, ठीक है। कुछ और शेयर्स भी मैं आपसे पता कर लेता हूँ सर, फिर 2 शेयर और भी है मेरे पास। ये जो डिफेंसिव शेयर है, कल आपको ब्रिटानिया कैसा लगा? ब्रिटानिया और बी से एक और शेयर भी पूछूंगा, पहले आप ब्रिटानिया बताओ, फिर बी से एक और शेयर भी आपसे पूछने के लिए मैंने कल वादा किया था दर्शकों से, मैं पूछूंगा, मैं भूल गया, अब मैं पूछ लूँगा वापस। पहले ब्रिटानिया बता दो आप। पूरे FMCG पैक में आप नोटिस करेंगे ब्रिटानिया इज वन ऑफ द प्रेफर्ड बेट्स। आप HUL, ITC सारे चार्ट्स देखेंगे, ब्रिटानिया आपको बेटर नजर आएगा। कैंडल फॉर्मेशन अच्छा बना है, एक ड्रॉप बेस रैली है, कन्वेंशनल टर्म्स में भी एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, तो थोड़ा मोमेंटम अपसाइड में कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ब्रिटानिया में।
सर जिस मैं 20 शेयर की बात बोल रहा था आपसे पूछने के लिए, उस शेयर का नाम है बाटा इंडिया। कल की कैंडल बढ़िया कैंडल्स में से एक है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से दबाव से निकला नहीं है बाहर। लेकिन मेरे को ध्यान है, मैंने शायद प्रशांत सावंत से एक बार आपसे भी पता किया होगा इस शेयर के बारे में। ये शेयर का देख के ऐसा लग रहा है कि इसका बेस तो बन गया है, बट देख के ऐसा भी लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करने के लिए। ये जब तक पूरी तरह से 1526 से 1550 वाली रेंज को पार नहीं करता, तब तक कॉन्फिडेंस हाई नहीं आएगा। तो 100 रुपये की गुंजाइश है। सर थोड़ा प्रीमेच्योर होके ले लूँ क्या, क्योंकि बेस मेरे को अच्छा लग रहा है 1320 का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो आपने एकदम बैंग ऑन बताया है। बेस बना है और बेस बनने के बाद ऊपर की साइड पे वेंचर कर रहा है, बट लंबे टाइम तक इस साइडवेज रेंज में रहा है और 1530 1550 जो लेवल आपने कहा वहां पे ही एक कॉन्फिडेंट बाय ले सकते हैं। कॉन्ट्रा बाय लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स मोमेंटम में हैं, बेटर पिक्स बन सकते हैं। स्टॉक यहां से रैली कर सकता है, ऐसे बात नहीं है कि नहीं कर सकता है, बट एक कन्विक्शन बाय अराउंड 1530 1550 लेवल्स पे ही आएगा जब उसके ऊपर क्लोजिंग मिले। ठीक है, कल कुछ ऑटो वाले स्टॉक्स पे पिट रहे थे, उसमें से बजाज ऑटो है, सोनी पटनायक। एक बार ज़रा बजाज ऑटो का चार्ट खोलिए तो आप, और ज़रा देख के बताइए बजाज ऑटो का कहीं नियर बाय कोई सपोर्ट है क्या। बजाज ऑटो काफ़ी चला हुआ शेयर है, प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग कहीं 10,600 तक तो नहीं आ जाएगी? 10,600, आई रिपीट 10,600 तक तो नहीं आ जाएगी प्रॉफिट बुकिंग? देखिए डीपी जी, बजाज ऑटो में सेल का सिग्नल कल आ गया था और टुवर्ड्स 11,800 से सेल है। आज उसका रिजल्ट है तो 20 ईएमए को ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 11,300 से लेकर 11,000 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। बट रिजल्ट्स है तो यहाँ पे कोई भी फ्रेश रिकमेंडेशन देने की सलाह नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। 11,300 11,000 सपोर्ट को अगर होल्ड करता है तो वहां पे एक बार डेटा देखकर फिर देख सकते हैं कि कैसा रिएक्ट कर रहा है, बट अभी के लिए अवॉइड कीजिए। के लिए अवॉइड है, लेकिन हम आपको पूरा काम करके देंगे। अब ना केवल सोनी पटनायक ने आपको वो शेयर के बारे में रिकमेंडेशन दी, हमने शेयर को छांटा क्योंकि कल की कैंडल काफ़ी गंभीर थी, इसलिए हमने पूछा। और दूसरा एक काम मेरे सहयोगी सृष्टि ने भी कर रखा है, इस पर भी एक प्रीव्यू भी तैयार किया हुआ है। आइए वो भी आपके सामने रखते हैं, जरा एक बार उनको भी आप सुन लीजिए, तो आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा 360 बजाज ऑटो को लेकर। सृष्टि बताएं जरा आप। जी हाँ, ऑटो कंपनीज में सबसे पहले अगर किसी दिग्गज ऑटो कंपनी की बारी आती है तो वो होता है बजाज ऑटो, जहाँ पे इस बार फिर से एक बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है, क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखिए साल दर साल और तिमाही दर तिमाही वहाँ पे एक बेहतरीन जंप देखने को मिला है। पर सबसे अहम जो है कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू, ये सब के बजाय मार्जिन्स होगा, क्योंकि इस बार एक अलग सी चीज़ हुई है बजाज ऑटो में, जिसमें इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि प्रीमियम सेगमेंट्स जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, पर पिछली तिमाही जो इन्होंने नई सीएनजी बाइक लॉन्च की है फ्रीडम 125, उसकी सेल्स का भी कंट्रीब्यूशन आया है। साथ ही साथ जो ईवी चेतक है उसमें भी काफ़ी सेल्स ग्रोथ पिकअप हुआ है। हमने देखा है कि ईवी मार्केट शेयर में बजाज ऑटो ने किस तरीके से लीड ली है, तो इसी मिक्स के चलते हो सकता है इनके मार्जिन सुधरे तो ज़रूर साल दर साल, पर बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद आप वहाँ पे ना करें। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू के फ्रंट पे 13,305 करोड़ हमारी उम्मीद है, EBITDA फ्रंट पे 2,670 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है, और मार्जिन्स के फ्रंट पे 20.1% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो एक ये फ्लैट ग्रोथ रहेगी। आखिरी में मुनाफे में लगभग 2,200 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा रहेगा। पर सबसे अहम बात जो है मार्जिन्स पे आप फोकस करिए और कमेंट्री पर, क्योंकि अब देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है। इस बार उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट काफ़ी अच्छा करेगा, तो उसको लेकर क्या कुछ इनिशियल रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पूरे दशहरा की एक्साइटमेंट थी, वहाँ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है। साथ ही आने वाले टाइम में कंपनी क्या कुछ नए लॉन्चेस प्लान कर रही है, क्या सीएनजी वेरिएंट और भी गाड़ियों में आएगा, ये सभी पे कमेंट्री काफ़ी अहम रहेगी। पर ऑल इन ऑल ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद करें, मार्जिन्स पे खास तौर से फोकस करें। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो आज बजाज ऑटो के नतीजों पर नजर रहेगी। कल हमने तेज गिरावट देखी है, और देखिए अगर अच्छे नतीजे अगर आने हैं तो फिर ठीक है, क्वेश्चन लोगों को मिल जाएगा बाइंग करने को लेकर। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा नजर डालते हैं। सोनी, एक बार आईसीसी बैंक आप जरा बताइए, क्योंकि कल का ये भी स्टार परफॉर्मर रहा। निफ्टी बैंक अगर हरे निशान में बंद हुआ है तो उसके पीछे की ये वजह रही है। आज एक और खेमा जहां फोकस रहेगा वो है ओएमसीज का,
क्योंकि कच्चे तेल का जो भाव है ब्रेंट क्रूड का $75 के आसपास आ गया है और क्रूड अगर मान लीजिए रेंज में रहता है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि रेंज में रहेगा क्योंकि डिमांड नहीं है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो थे वो कहीं ना कहीं थोड़े सबसाइड कर रहे हैं। इस बात की कंफर्मेशन आ गई है कि इजराइल जो है ईरान पर तेल के ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। ओएमसीज में कोई ट्रेड लेना हो सोनी जी तो आपकी नज़र कहाँ पर है? पेट्रो पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कल अच्छा ब्रेकआउट दिया था तो एचपीसीएल पे बाई करने की सलाह रहेगी। 20 EMA सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 410 का एक अच्छा सपोर्ट है। 410 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। टुवर्ड्स 440 445 के टारगेट्स रहेंगे। 445 के टारगेट एचपीसीएल के लिए। बर्जर आज भी चलेगा क्या सोनी जी? कल हमने अच्छी रफ्तार देखी है बर्जर के शेयर में। देखिए बर्जर पेंट्स मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है टुवर्ड्स 590 595। अगर उस लेवल को क्रॉस कर पाता है तो ही उसके ऊपर एक अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। नहीं कर पाता है तो अवॉइड करना यहाँ पे बेटर है बिकॉज अगेन टुवर्ड्स 560 सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। 20 EMA का हर्डल है वहां पे, तो जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक अवॉइड कीजिए। बर्जर पेंट को भी अवॉइड करना है। पीवीआर आइनॉक्स के नतीजे आए थे, हालांकि नतीजे अच्छे नहीं आए, जबकि अगर हम हाल फिलहाल देखेंगे तो जो पिक्चर्स की जो रिलीज़ थी वो बढ़िया रही थी। लेकिन ब्रोकरेजेस की अगर हम राय की अगर हम बात करें तो इस पर रिपोर्ट आई है बोफा की, बैंक ऑफ अमेरिका की। लक्ष्य को 1820 से बढ़ाकर कर दिया है 1860 रुपये। इस पर जरा राय दीजिए सोनी जी। पीवीआर आइनॉक्स क्या करना है? आज थोड़े से नरम शुरुआत के संकेत शेयर दे रहा है ये। ये पीवीआर आइनॉक्स अपने सपोर्ट के पास आ गया है। 1600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर होल्ड करता है इंट्राडे पे तो बाउंस कर सकता है टुवर्ड 1650 1660। ब्रेक करता है तो आपको टुवर्ड 1550 के सेलिंग के लेवल्स तक नजर आ रहा है। ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स 1600 रुपये के नीचे आज इसकी शुरुआत होती हुई दिख सकती है 2% की कमजोरी के साथ। फिलहाल ओपनिंग में ये भी दिखा रहा है। देखते हैं भाव कहाँ सेटल होते हैं। 9:08 तक तो जो भी खेल करना लोग करते हैं, 9:08 पर प्राइसेस जो होते हैं लॉक हो जाते हैं और फिर वो ट्रेड सेटलमेंट में चले जाते हैं। वो बजाज फाइनेंस में कल हमने गिरावट देखी। कल 2.5% ये शेयर टूटा। लगातार कमजोरी इसमें हो रही है। बजाज फाइनेंस सोनी क्या लगता है कि ये शेयर अपने सपोर्ट के आसपास है या फिर अभी और गिरेगा? ये को ब्रेक किया है। 200 EMA का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज दिया है। 70 70 70 80 लेवल्स पे रेजिस्टेंस बन गया है। तो अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाते तो सेलिंग प्रेशर बहुत ही डीप रहेगा। अगेन टुवर्ड 6800 नजर आ सकता है। स्टॉक को अवॉइड कीजिए। उसको 200 EMA 70 80 के ऊपर दोबारा क्रॉस करके क्लोज करने दीजिए, तभी जाके वहां से एक रिवर्सल दिखा सकता है, वरना 6800 लेवल्स नजर आ सकते हैं। गिरा तो 6800, 7080 को अगर पार किया तब जाके हो सकता है कि थोड़े राहत के संकेत शेयर में आए। लगातार हमने फिसलते हुए देखा है। और अगर हम सितंबर के अगर हम हाई से बात करें, करीब करीब 7800 रुपये के आसपास की भाव थी, अब 7000 रुपये के आसपास खड़ा हुआ है। 6800 तक गिरने की इसकी आशंका बनी हुई है बजाज फाइनेंस की। तो ये तमाम वो शेयर हम आपके लिए खोज कर लाते हैं जहां पर आपका इंटरेस्ट भी रहता है, जहां पर चूंकि ये कुछ बड़े स्टॉक्स भी होते हैं जो बाजार को दिशा देने का काम करते हैं, एक इंडिकेटर का काम भी करते हैं। लेकिन एक बार फिर से जरा रिकैप कर लेते हैं वो 9 शेयर जो पक्के हैं, जहां पर आज एक्शन दिखेगा। 9 के नवरत्न लेकर हमारी सहयोगी अशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशीषा बताइए। बिल्कुल, आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे। गवर्नमेंट करीब 5% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। 2.5% बेस ऑफर होगा और उसमें अगर डिमांड ज़्यादा मिलती है तो एडिशनल 2.5% भी कंपनी बेचेगी और गवर्नमेंट बेचेगी। और कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 8% के डिस्काउंट पर ये OFS होगा और इसका इम्पैक्ट आज दिखा भी है। 4% की गिरावट प्री ओपन में दिखी है। इसी के साथ रियल एस्टेट प्लेयर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर भी फोकस करेंगे। 3
3 एडजॉइनिंग प्लॉट्स के लिए हाईएस्ट बिडर के तौर पर नियुक्त हुआ है। रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 3,500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल मुंबई खारगर में ये प्लॉट है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। रैलिस इंडिया जिसके नतीजे कल शाम को आए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे थे। इनफैक्ट कई क्वार्टर्स के बाद कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यूज़ में 19% का ग्रोथ दिखा, मुनाफे में 2 गुना की बढ़त दिखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो काफ़ी शानदार नतीजे, और प्री ओपन में शानदार 8% की तेज़ी भी आज दिखी है। इसी के साथ अदानी एंटरप्राइजेस के फंड रेजिंग प्लान्स यहाँ पर भी फोकस करते हैं। 4,200 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं QIP के द्वारा। फ्लोर प्राइस 2962 रुपीज़ प्रति शेयर थी, और कई प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं QIP में। क्वांट म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ जैसे कुछ निवेशकों ने भी निवेश किया है। इसी के साथ KEI इंडस्ट्रीज़, इनके भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव दिखा, लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो 17% का ग्रोथ दिखा, और कंपनी 2,000 करोड़ QIP के द्वारा रेस करना चाहती है। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर नजर डालेंगे। जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है, इनको अंडर परफॉर्म की राय दी है। 3,500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, और स्टॉक हाल ही में काफ़ी चल चुका है, जो कई नेगेटिव्स है। प्री ओपन में करीब 3.5 से 4% की गिरावट दिखी है। इसी के साथ ओला इलेक्ट्रिक पर फोकस करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि ओला इलेक्ट्रिक ने EY इंडिया को हायर किया है। आफ्टर सेल सर्विस के रिलेटेड कई सारे इश्यूज हैं, जिसके चलते उन्होंने EY को एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हायर किया है। इसमें तेज़ी दिखी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर एम्बिट की रिपोर्ट आई है, उन्होंने सेल की राय दी है। याद रखिए हाल ही में स्टॉक लिस्ट हुआ था, और काफ़ी शानदार लिस्टिंग गेंस भी दिखे थे स्टॉक पर। एम्बिट ने बिकवाली की राय 86 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वैल्यूएशन के जितने अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। लास्ट में बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे आदित्य बिरला रियल एस्टेट की। याद रखें कंपनी का नाम पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स था, अब नाम बदल चुका है। नोमुरा की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। खरीदारी की राय 3,700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि कंपनी अच्छे प्री सेल्स ग्रोथ अगले 3 से 4 साल में रिपोर्ट कर सकती है। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते खरीदारी की राय आदित्य बिरला रियल एस्टेट इस रिपोर्ट के दम पर आज फोकस में रहेगा। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए। और ये 9 के 9 शेयर आपके सामने आ गए हैं। सोनी पटनायक का IRCTC आपकी आज की एक कॉल है, मेरे को जरा बताएंगे खुलते प्लस करना क्या? एक बार जरा लेवल्स जो फ्रीज हुए हैं वो भी दिखाइएगा स्क्रीन पर। खुलते प्लस कर लूँ क्या? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वहीं पे रेजिस्टेंस के आसपास ही लॉइटर कर रहा है, और अगर वो क्रॉस करता है 900 902 का लेवल तो काफी अच्छा रहेगा। उसके ऊपर आपको एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 920 925 लेवल्स नजर आ सकता है। सो इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा मार्केट भी वॉलेटाइल है, यहाँ पे आप थोड़ा सा वॉच करके 10-15 मिनट वेट करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। 880 का सपोर्ट है, अगर ब्रेक होता है 880 तो डेफिनेटली स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के थ्रू ही यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका दूसरा शेयर भी है औरबिंदो फार्मा, जो आपने सेल दिया है, इसको खुलते ही शॉर्ट कर दूं क्या? जी, यहाँ पे मुझे लगता है और फार्मा में कंटिन्यू करना चाहिए। सेल का ट्रेड यहाँ पे भी फ्लैट ओपन कर रहा है, बट कल की जो डेटा और जो ब्रेकडाउन उसने दिया है बिलो 20 EMA हर्डल, और जो क्रॉस नहीं कर पाता है 1500 लेवल को, तो वहां पे रेजिस्टेंस है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार यहाँ पे फेवरेबल है। मुझे लगता है यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, करंट लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, और 1505 फ्यूचर्स पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं सेल रिकमेंडेशन। सोनी, एक छोटी सी हेल्प हमारी और कीजिए। राहुल जी के ट्रेड थे, अभी किसी वजह से हमारे साथ थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए हैं। उनका कहना था कि आज डिक्सन टेक्नोलॉजी को बाय किया जाए, और वो कह रहे हैं 15,350 के आसपास। तो 15,350 के ऊपर खोलेगा ये, ठीक है? तो 9 रुपये की ही मामूली सी गिरावट है। ये भी खुलते प्लस कर लूँ क्या? आप थोड़ी हेल्प कीजिए इसमें। जी देखिए, डिक्सन पे मुझे लगता है अप ट्रेंड अच्छा है यहाँ पे, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा अप ट्रेंड है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन पे है। सो वेट कीजिए। उन्होंने जो लेवल कहा है 15,350, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे वो लेवल को क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर RSI यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, 15,000 सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। सो वेट कीजिए, 10-15 मिनट खुलते ही मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके अनुसार थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना बेटर रहेगा। ठीक है,
चले हम लेवल्स पे आ जाते हैं। 2 ही मिनट रह गए मार्केट्स के खुलने पर, और इस बीच अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो फ्रीज़ हुआ है वो 48 पॉइंट नीचे फ्रीज़ हुआ है, यानी कि किसी तरह से 25,000 का लेवल आपको बचा हुआ दिखेगा। 25,200, 24,800, 24,900 भी आप कर सकते हैं उसको, बट 800 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो 50-60 पॉइंट इधर उधर के नाम के हमने छोड़ रखे हैं, तो 24,800, 25,200 फ़िलहाल इसी रेंज में है। आज पूरा दिन इसी रेंज में निकल जाएगा। क्या बाइंग ऑन डिप करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बाइंग ऑन डिप करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना आप सपोर्ट एरिया के पास खरीदेंगे उतना अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे को आज 24,900 पे मिल जाता है तो मैं ज़रूर करूँगा। मेरे पास टोटल लॉस 100 पॉइंट का है, टोटल गेन 300 पॉइंट का है। मैंने खुद से अपनी रेशियो बना दी रेंज के अंदर 1:3 की। ऐसे आपको भी करना है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। करीब करीब 200 पॉइंट ये नीचे खोल रहा है। 200 पॉइंट नीचे खोलने पर 51,700, फिर 51,500, फिर 51,200, ऐसे चरणबद्ध तरीके से इसके पास सपोर्ट है। तो 51,500 पहला सपोर्ट है, 51,200 दूसरा सपोर्ट है। क्या करूँगा कि डिप में प्लस करूँगा? कर सकता हूँ। डिप में जितना होगा तो मैं अपने सपोर्ट के पास करूँगा। अगर आप मेरे से आज दोनों पूछेंगे कि मैं किस में पहले अटैम्प्ट लूँगा, तो मैं आज बैंक निफ्टी में नहीं लूँगा। आज नहीं लूँगा मैं बैंक निफ्टी में, आज मैं निफ्टी में एक ट्रेड लूँगा। 2 वजह हैं। पहला, बैंक निफ्टी के अंदर आज ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो ये रेंज में रख के प्रीमियम मीट करवा देगा। और दूसरा, निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी इनका थोड़ा दबदबा ज़्यादा आएगा। बैंक्स में आज इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। देखते हैं क्या होता है। मेरे अपनी कैलकुलेशंस हैं कि आज निफ्टी में आपको फिर भी ट्रेड मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा मुश्किल है ट्रेड करवाना, ये करना। आज के जो टॉप गेनर्स बनने जा रहे हैं वो भी जल्दी से आपकी स्क्रीन पर बता देता हूँ। आज वापस हमको दिखेगा HDFC लाइफ करीब 1.25% ऊपर खुलेगा। BPCL 1% ऊपर खुल रहा है। एशियन पेंट खुल रहा है 0.5% ऊपर। पावर ग्रिड और सन फार्मा भी आज आधा % ऊपर खुल रहे हैं। जो कमज़ोर है उसमें TCS, सिप्ला, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ एक बड़े शेयर हैं जो आज कमज़ोरी के साथ ओपन कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट के ओपनिंग लेके आइए। ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है पहला टिकाने की, और 48 पॉइंट के बाद देखते हैं क्या होता है। आज आराम से बैठिए, पहले थोड़ा सेटल हो जाने दो मार्केट को, फिर करके काम टिक्स आना शुरू हो गए। 35 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ इस समय निफ्टी है, और 118 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय बैंक निफ्टी है। 25,000 उसका अभी तक बचा हुआ है, अभी टूटा, 25,000 के नीचे फिसल गया, और 51,700 के आसपास अभी बैंक निफ्टी चल रहा है। तो ये ऊपर नीचे होगा, बट आप आराम रखिएगा क्योंकि अभी तो विक्स पे टिक ही नहीं आया, तो मैं विक्स के कैलकुलेशन ही कैसे दूं आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज की जो कमज़ोरी है वो सिर्फ 7 रुपये की है। मैं सिर्फ वर्ड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कल के मुकाबले आज तो कुछ नहीं टूटा, अभी तक कुछ नहीं टूटा। कल तो नंबर अच्छे आने के बावजूद भी 20 रुपये गैप के साथ खुला था, वो गैप डाउन था, तो आज उस हिसाब से ज़्यादा नहीं टूटा। दूसरा पॉइंट है HDFC बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। इस समय जो गिरावट है सिर्फ आधे रुपये तक की है, यानी 50 पैसे तक की है। तो बड़े शेयर जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ सारे दिखाना, हाँ, TCS भी दिखाओ, इन्फोसिस भी दिखाओ। तो ज़्यादातर शेयर अभी आपको लाल निशान में दिख रहे हैं, हाँ, तो इसलिए थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा। इनमें से कम 2 शेयर अपनी गिरावट को ख़त्म करें और ऊपर आए, उसके बाद चीज़ें थोड़ी चेक एंड बैलेंस होंगी। एक भी शेयर अभी तक स्क्रीन पर जो हमने 6 शेयर की सूची फाइल करवाते हैं उसमें से एक भी शेयर आपको हरे निशान में नहीं दिखा, लेकिन बहुत कम गिरावट भी है कई शेयरों में, जैसे HDFC अब कवर कर रहा है, ठीक है, L&T भी कवर कर सकता है। तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, 2-3 शेयरों को थोड़ा ठीक हो जाने देना। निफ्टी बैंक 71 पॉइंट की नुकसान के साथ, निफ्टी 34 पॉइंट के भी नुकसान के साथ खड़ा है। इंडिया विक्स में जो बढ़त हुई है अब टिकाना शुरू है तो सिर्फ 1% की है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 13 के आसपास चल रहा है। 13 का विक्स डल रखेगा मार्केट को, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करने देगा। ठीक है, जरा आप सभी 4 शेयर फायर करना जो आज के हमारे मेहमानों के थे सुबह। पहला जरा आप दिखाइए IRCTC, सोनी पटनायक ने हमको एक ट्रेड दिया था, जल्दी फायर करते जाए ना प्रोड्यूसर साहब। IRCTC इसी कंडीशन पे मैं ले रहा हूँ ये शेयर आपसे। 920 तक के टारगेट है, 925 तक के टारगेट हैं। जैसे हल्का सा फ्लैट खुल रहा था, अब आपको 2 रुपये ऊपर मिलेगा, यही बात आपको सोनी पटनायक ने बताई थी। औरबिंदो फार्मा उनका सेल है फ्यूचर्स, वो कह रहे थे कि टारगेट 1440 तक भी आ सकता है, और SL रखना आपको 15.5 का। तो एक बार औरबिंदो फार्मा भी दिखाइए, तो अभी ये भी ऑलमोस्ट 3 रुपये ऊपर है, ये भी ज़्यादा चला हुआ तो नहीं दिख रहा अभी भी। राहुल घोष के 2 ट्रेड थे, एक तो 40 था, उन्होंने कहा 630 के ऊपर ट्रेड लेना, 670 तक का टारगेट है। एक बार दिखाओ 40 क्या चल रहा है, 40 FORTIS 40
615 चल रहा है, तो अभी ये ट्रेड बना ही नहीं उनका। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी भी वो दिखा दो, उन्होंने बाय दिया बट उनकी भी वो कंडीशन डली हुई है 15,350। हालांकि कल बंद और आज की ओपनिंग 350 के ऊपर की है, देखते हैं क्या होता है। डिक्सन टेक दिखाइए 15,400 ही है, तो कुछ खास नहीं है। तो आज अमूमन जो आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा भी समय लेगा, उसके बाद अपनी अपनी पोजीशनिंग को करना ठीक करेगा। फिलहाल ऑलमोस्ट हम डल सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के कॉल और पुट, मैं लेवल्स भी आपको बताता हूँ। 51,000 की कॉल, 51,800 की कॉल दिखाना स्क्रीन पर, 51,800, 51800, 51800 की पुट 16 तारीख वाली स्क्रीन पर आज फायर करना एक बार। दोनों की कीमत 100-125 रुपये के आसपास की है। 144 रुपये की है कॉल, 114 रुपये की है पुट। तो इन दोनों को ईट कर दिया जाएगा, दोनों को खा लिया जाएगा। तो थोड़ा सावधानी रखना इन कॉल पुट की झांसों में अभी फंसना नहीं, जब तक मार्केट को डिसाइसिव मूव लेता नहीं। और मेरे को लग रहा है आज डल सेशन रहने जा रहा है, ये क्लियरली विजिबल हो रहा है। विक्स से, बड़े शेयर से, सभी चीज़ों से हमको साफ पता लग रहा है कि आज मार्केट के अंदर डल सेशन है। ये 51,800 की कॉल है, मैं आपको ओपनिंग में ही क्लियर कर देता हूँ। ये प्रीमियम ईटिंग का शिकार हो सकती है, या आज गल सकती है, जीरो भी हो सकती है। हाँ, गल सकती है। रिपीट माई सेल्फ, 51,800 वाली कॉल। पुट भी दिखाओ, 51,800 की पुट 16 अक्टूबर वाली सेम है, बस कॉल की जगह पुट कर देना आप। 105 रुपये, ये भी आज गल सकती है। तो इन दोनों में अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा देख के करना। शुरुआती ही गलना से ही हुआ है शुरू। 18% ये नीचे है और करीब करीब 20% वो नीचे है। कॉल भी दिखा दो, वो भी नीचे ही होगी। तो दोनों के क्या है, प्रीमियम्स को धीरे 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 खाया जा रहा है। आपके सामने भी आ जाएंगे दोनों के प्रीमियम्स, जो आप देख रहे हो जब एरो लग रही है नीचे 18% लिखा हुआ, ये इसलिए प्रीमियम्स का डिप्लीशन है। ठीक है, बस ये नोटिस करवाना था आपको और कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी आज रेंज का ट्रेड करेगा ऐसा लग रहा है अभी तक तो फिलहाल देख के। अब जरा हीट मैप लेके आइएगा जरा स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी स्पीड से हीट मैप फायर करना, फिर मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपको ट्रेड पता करना शुरू करेंगे। BPCL कल वाली स्टोरी, HDFC लाइफ आज रिपोर्ट आई, ITC फ्लैट है। मेरे को इस पूरी स्क्रीन में एक भी शेयर ऐसा नहीं दिख रहा जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करे। एक भी शेयर जिसे हम कहते हैं, कोई ऐसा डायरेक्शन वाला शेयर नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर एक्सेस 3 दिन से टूट रहा था, तो आज एक्सेस चल रहा है। कोटक 3 दिन से चल रहा था, तो कोटक पीछे हो गया, इंडसइंड पीछे हो गया, ICICI पीछे हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ चर्निंग का पार्ट है। इसमें से भी कहीं भी मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। निफ्टी फार्मा नो एक्साइटमेंट एट ऑल। कोई भी शेयर ऐसा नहीं दिख रहा कि जो बहुत तेज़ी से बाजार को उथल पुथल करके ऊपर नीचे करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक, दिखाइए एक बार जरा निफ्टी IT इंडेक्स के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। TCS की वेटेज है वो सबसे ज़्यादा नीचे है, इन्फोसिस की वेटेज है वो नीचे है। अगर मान लो 4 शेयर 5 शेयर ऊपर आ भी गए तब भी कोई मतलब नहीं है, वेटेज से आपका निफ्टी IT इंडेक्स साइडवेज हो रहा है। FMCG साइडवेज हो रहा है, इसमें भी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। तो आज आपको ना थोड़ी मेहनत स्टॉक्स ढूंढने में भी करनी पड़ेगी, इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स में भी करनी पड़ेगी। इन बिटवीन में आपको बता देता हूँ 2 शेयर, 2 नहीं इनफैक्ट 3 आगे होंगे। एक बार ज़रा दिखाना है स्क्रीन पर, HDFC बैंक करीब 10 रुपये ऊपर है। इसकी बदौलत आज निफ्टी बैंक हरे निशान में आ गया करीब 55 पॉइंट ऊपर। और जो भी आपको मैं 51,800 के कॉल दिखा रहा था जो 20% है, वो हालांकि कवर तो हो गई है, हरे निशान में भी आई है, लेकिन वो बार बार ऊपर आने पर फिर से पिट रही है। HDFC दिखाओ, एक बार जरा रिलायंस भी दिखाना, वो भी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है ना। ये देखिए कॉल, ये 5% अभी ऊपर आ गई, अभी 20% नीचे थी, बट ये टिक नहीं रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, फिर से लाल निशान में चली जाए। रिलायंस ने एक अटैम्प्ट लिया वापस ऊपर आने की, बट मेरा कन्विक्शन अभी बहुत हाई नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, मेरा कन्विक्शन बहुत हाई नहीं है। मैं आज इंडेक्स में कोई ट्रेड लूँगा नहीं, ऑप्शंस में कोई ट्रेड लूँगा तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को चेक करके लूँगा, नहीं तो मेरे लिए तो आज बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसने वाला है। शेयर्स मैंने मोटा मोटी आपको बता दिए, मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने शेयर पता करेंगे। तो बाजार की नरम शुरुआत है। निफ्टी है 32-33 अंक नीचे, निफ्टी बैंक है 20 अंक ऊपर, मतलब डायरेक्शनलेस दोनों इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ पॉजिटिव वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो 900 शेयर
कमज़ोर हैं, 1250 शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और जिस शेयर के आज गिरने की आशंका थी जेफरीज के डाउनग्रेड के दम पर, हम देख रहे हैं कि बीएसई के शेयर में करीब 4-4.5% की गिरावट पर शुरुआत हुई है। सोनी जी आपके ट्रेड लेंगे, लेकिन फटाफट एक जरा राय बीएसई पर दे दीजिए। इस गैप डाउन के बाद क्या करना है, लेवल्स कौन से आपके नज़र में हैं? जी देखिए, जैसे कि मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं न कहीं टुवर्ड्स 4400 4200 रेंज को टेस्ट कर सकता है। आज का लो वहीं पे मारा, ऑलमोस्ट मारा है, 4520 का है। अभी भी सेम लेवल यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगी, बिकॉज़ वो जो मुनाफा वसूली कंटिन्यू हो सकता है वो 4200 तक हो सकता है। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस दे चुका है आज मॉर्निंग में, सो उस लेवल को ज़रूर टेस्ट कर सकता है। उस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स रहेगा, बट अभी के लिए एक 300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ से करंट लेवल से लगता है। 300 रुपये करेक्शन अभी और आ सकता है, यानी कि 4200 रुपये के लेवल तक आ सकता है बीएसई का शेयर। सावधान रहिएगा, इसमें 4.5% की गिरावट, और ये प्योरली ऑन वैल्यूएशन कंसर्न। बाकी कोई चीज़ क्या चेंज हो जाएगी ओवरनाइट, लेकिन ये है कि हाँ, जुलाई से जो शेयर अगर डबल से ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा कॉशियस तो ऐसे भी हो जाना चाहिए। जो स्मार्ट ट्रेडर हैं अपना प्रॉफिट बुक कर भी चुके होंगे, जिन्होंने थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखा होगा। लेकिन चलिए सोनी जी, आपके शेयर जानते हैं, नज़र कहाँ गई है आपकी? देखिए, पहला एक इंडेक्स पे एक प्ले देना चाहूंगी, बिकॉज आज एचडीएफसी बैंक ऊपर कर रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे वेट एंड एक अच्छा लेवल पे आ रहा है, बिकॉज 20 ईएमए का जो हर्डल है 51,960 के करीब, वहां पे ऑलमोस्ट आज टेस्ट किया है। सो बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा बाई रहेगा। अगर 52,030 52,050 स्पॉट के लेवल को क्रॉस करता है, वहां पे आपको बाई करना चाहिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए एक्सपायरी मूव आपको वहां पे नजर आएगी 52,200 52,300 लेवल पे, और उस समय पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो रहेगा 51,900 का। सो ये कंडीशनल बाय रहेगा। बैंक निफ्टी पे जरूर नजर रखिए, आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी यहाँ पे प्ले रह सकता है। स्टॉक पे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि HAL पे यहाँ पे नजर डाल सकते हैं, जो कि आज एक फ्रेश 4600 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है ऑप्शन चेन में। सो HAL स्टॉक की तरफ से इंट्राडे में एक यहाँ पे बाई बनता है। करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं 4580, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट रहेगा 4680 से 4700। ठीक है, 4680 से 4700 के टारगेट HAL के लिए, 4580 ये होगा स्टॉप लॉस HAL के लिए। डिफेंस शेयरों में हमने कल भी अच्छी तेजी देखी थी और HAL भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ये टारगेट स्टॉप लॉस हम फटाफट आपके सारे के सारे शेयरों पर लगाते ही जाएंगे, आप इनको नोट करके रख लीजिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। कल हमने देखा था कि जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज थी, चाहे वो मजगांव डॉक हो, गार्डन एज शिप बिल्डर हो, या फिर कोचिन शिपयार्ड, सारी की सारी चल रही थी। एक शेयर जो आज नतीजों के दम पर चल रहा है, अच्छा दिक्कत यही है ना कि अच्छा खबर आ गई तो वो खुलेंगे ही ऊपर, वो अच्छी अगर खबर हो तो फिर मौका कितना, गुंजाइश कितनी बचती है, ये फिर देखने पहचानने वाली बातचीत हो जाती है। रैलिस इंडिया में 11% की तेजी हम देख रहे हैं। खुलाई ऊपर ये, और खुलने के बाद और गर्म हो गया, 360 रुपए के आसपास का भाव है। सोनी, एक जरा राय आप रैलिस पर देंगी? देखिए, रैलिस पे अगर हम देखेंगे तो आज जो एक गैप अप के थ्रू उसने ओपन किया है, कंटिन्यू कर रहा है, वो लेवल्स को होल्ड किया है। 340 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, 340 सपोर्ट को इस पे होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे रेजिस्टेंस आपका 370 373 के रेंज पे रहेगा, उसको क्रॉस करता है तो फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा, अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो उसके ऊपर मुझे लगता है 400 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। सो करंट लेवल से 340 के स्टॉप लॉस सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 340 के सपोर्ट लेवल के साथ होल्ड कीजिए। बड़ी तेजी के बाद खुलने के बाद नई तेजी की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन जिनके पास है होल्ड कीजिए। 400 के लेवल आ सकते हैं आपके लिए इस शेयर में। सोनी जी, कुछ और बढ़िया शेयर आप खोज के रखिए, और भी आपसे शेयर जानने हैं। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नरेश मेरानी हमारे साथ हैं। नरेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप जरा बताइए, ओपनिंग ट्रेड आपका कौन सा होगा, कहां पर आपकी नजर गई है? जो दो स्टॉक्स है लार्ज कैप्स में अच्छे लगते हैं। एक है भारती एयरटेल, जहाँ पे कंसिस्टेंटली रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। सो यहाँ से लगता है कि इवेंचुअली एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बाई होगा 1670 के स्टॉप लॉस से, पोजिशनल टारगेट होगा 1850। दूसरा होगा इंडसइंड बैंक, जहाँ पे 1330 1340 में काफी सपोर्ट्स है, वहां से लास्ट 4-5 दिन से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, 1330 स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 1400 1420 का बाउंस आ सकता है। ठीक है, दो शेयर आपके लिए हो गए, ये नरेश जी की तरफ से। एक शेयर और जरा पता करते हैं, और वो शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। आज अच्छी खबर इनके लिए आई थी,
और अगर हम शुरुआत देखें तो शुरुआत कोई ख़ास नहीं हुई है। खुला तो ऊपर, लेकिन खुलने के बाद ये नीचे आ रहा है। सोनी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ आ रही थी 2800 रुपये के लेवल से 3150 रुपये का भाव हो गया, 300 रुपये की मजबूती तो आ गई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ क्या बाय ऑन डिप वाला शेयर है आपके हिसाब से? जी जरूर अभिषेक जी, आज मॉर्निंग में वही हमने शेयर किया था व्यू की। थोड़ा सा अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है 3150 तक, वहां तक खरीद कर सकते हैं। 3115 यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस मेंशन किया था, तो उसी लेवल के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा है, स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एंटायर सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको होल्ड कर सकता है 3115 स्टॉप लॉस के साथ, इसको होल्ड कीजिए। इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं। 3240 का जो टारगेट शेयर किया है वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, 3240 का टारगेट होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। प्रॉपर्टी से जरा कंजम्पशन की तरफ आते हैं नरेश जी। नेस्ले का शेयर जरा चेक कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार 5-6 सत्र से ये डाउनवर्ड मोमेंटम में है शेयर ये, और गिरावट जो शुरुआती है वो 1.5% के आसपास की है। क्या ये गिरावट नेस्ले में और गहराएगी? और ये भी बताइए कि अगर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपका व्यू क्या होगा? सो शॉर्ट ट्रेड तो नहीं बनता है। सेम टॉप जो 2750 का था पहले स्टार्ट ऑफ द ईयर में, वहीं से टॉप आउट होके आया है। बट अगर हम देखें तो लास्ट रफली 8 से 10 महीने में एक सपोर्ट रहा है 2350 टू 2400, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। बट ओवरऑल स्टॉक काफी साइडवेज रहता है और लो बीटा नाम है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग एडवाइजेबल नहीं है। तो बट शॉर्ट तो नहीं बनता। अगर किसी को लेना ही है तो 2400 के आसपास बाइंग कर सकता है। ठीक है, अब कुणाल बोथरा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। कुणाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपके ट्रेडिंग कॉल्स जो आपके आइडेंटिफाइड है पहले वो बताइए, फिर मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। गुड मॉर्निंग। पे इनवाइट करने के लिए। तो मैं डिफेंस स्टॉक्स पे बुलिश रहूँगा, और ट्रेडिशनल डिफेंस स्टॉक्स नहीं, HAL BL से अलावा मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो मिड कैप एंड है वो में बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है। BEML 3930 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन सकता है। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है ऑलमोस्ट 2 या 3 महीनों के बाद में, तो ये एक ब्रेकआउट मूव बन सकता है BEML के लिए। मैं यहाँ पे टारगेट रखूँगा करीबन 4150 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3850 का। और सेकंड स्टॉक जो बाई साइड पे रहेगा वो है नोसेल। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक क्लासिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। थोड़ा सा पोजिशनल टाइम फ्रेम है, बिकॉज ये जो पैटर्न है ये वीकली चार्ट्स में बहुत क्लियरली ऑब्जर्व है। 298 के आसपास का ब्रेकआउट है, 296 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है जैसे ही 298 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो शायद ये बहुत अच्छी मोमेंटम में आ सकता है नोसेल। तो इस पर भी बाय कॉल रहेगी। पोजिशनल टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पर, बट टारगेट्स रहेगा करीबन 335 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 280 का। ठीक है, आपके दोनों शेयर सर नोटिस हो गए हैं। अब मैं ज़रा कुछ अपनी तरफ से शेयर पता कर लेता हूँ। जरा HDFC AMC आज और कितना चलेगा, जरा देख के बताएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है डिम्पी जी के लास्ट 6-7 डेज में बहुत अच्छी मोमेंटम ऑलरेडी आ चुकी है HDFC AMC में। स्टॉक 47, 40, 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स पे। वॉल्यूम्स आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, तो जब इनिशियल स्पर्ट में वॉल्यूम्स जब बहुत हाई हो जाती है, प्राइस एक्शन 4-5% हो जाता है, और जब मार्केट सबड्यूट हो जाता है तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद मोमेंटम इमीडिएटली नहीं मिलती है और स्टॉक समाउस थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। तो इमीडिएटली अगर आप आज के बारे में पूछेंगे तो मेरे से मानना है शायद 4750, 4780 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन सकता है स्टॉक में। बट अगर ये 4700 के आसपास स्टॉक वापस आए, मतलब 1% से 1.5% का डिप करे, तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है HDFC AMC में। ठीक है, एक और शेयर भी है, जरा वोल्टाज, इसको भी चेक कीजिएगा। आज सौदा पंच कर दूं वोल्टाज में, इसका फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना आप प्लीज़। वोल्टाज, जी हाँ, मेरे अनुमान से बहुत अच्छा चार्ट है। इनफैक्ट मैं लास्ट 1 वीक 10 डेज से इसको ट्रैक कर रहा था। स्पेशली एक पॉइंट था जहाँ पे वोल्टास एक क्लासिक आउट परफॉर्मर था मिड कैप एंड में से। करीबन आई थिंक 1900-1920 के आसपास स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से 100 पॉइंट्स का करेक्शन आ चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस किया है, इंडिकेटर्स रिवर्स कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वोल्टास में। तो अगर हम यहाँ से मीन रिवर्जन और रैली भी एक्सपेक्ट करें तो स्टॉक 1900-1920 के लेवल्स को शायद वापस टेस्ट कर सकता है। तो उस लिहाज से भी फ्यूचर्स में भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 60-65 पॉइंट्स का एक टारगेट रख सकते हैं यहाँ से, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 25 पॉइंट्स का, तो करीबन होगा 1840 के आसपास।
आज वैसे अनवाइंडिंग के अंदर मेरे को शेयर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करेंगे तो एक बार बंधन बैंक चेक कर लेना सर। कल भी टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल था और आज भी है ये बंधन बैंक। एक बार कुणाल जी इसको चेक कीजिए तो। एक पॉइंट जो हो रहा है बंधन बैंक पे, बिकॉज मैंने स्टॉक को काफ़ी टाइम ट्रैक किया है। 260 पे जब था स्टॉक, तब से लेकर जब स्टॉक में करेक्शन आया था, मेरे रडार पे है। लास्ट 1 वीक 10 डेज में, इनफैक्ट लास्ट 3-4 बार हमने देखा है कि जैसे ही स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, इमीडिएटली उसके बाद में एक सेलिंग आती है, स्टॉक वापस से कूल डाउन हो जाता है। आज भी हमने सिमिलर प्राइस एक्शन देखा है। 2 या 3 दिन पहले जब न्यूज़ आया था बंधन बैंक में, स्टॉक 8-10% चला था, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और उसके सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट 2-3 डेज स्टॉक करेक्ट करके वापस से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक जनरली प्रोसेस है स्टॉक का। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडर्स है, जो कॉन्ट्रा अगर व्यू रखे तो डिप्स में बाइंग की जानी चाहिए। तो लास्ट 3-4 मंथ्स में जो एक मेजर सपोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है बंधन बैंक में, वो करीबन 185-190 के आसपास का रेंज है। तो अगर ये रेंज के आसपास आ जाता है 190 के आसपास, तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छी बाइंग टेरिटरी बन सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हो तो 210 का एक नॉमिनल टारगेट रख सकते हैं बंधन बैंक में। ठीक है, वैसे बता दो बंधन बैंक F&O बैन में भी है, तो जो भी आप करें या तो कैश में करें या तो फिर इंट्राडे करें, पोजीशन ना लेना, नहीं तो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। ठीक, इस बीच में आपको बताया था मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है। सुबह हमने आपको 2 कॉल्स और एक पुट बताई थी, इनफैक्ट एक कॉल और एक पुट बताई थी बैंक निफ्टी की 51,800 की। जरा स्पीड से फायर करना, फिर सोनी पटनायक के पास चलेंगे। 51,800 की कॉल 15% फिर से नीचे आ गई। थोड़ी देर पहले हर निशान में आई थी, वापस से नीचे है। ये दोनों गलने जा रही हैं बॉस, जितना डाटा हमारा बता रहा है उस हिसाब से दोनों गलने जा रही है। पुट दिखा दो, वो तो बकायदा 50% टूट चुकी है। जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो 20% टूटी थी, तो 30% का लॉस और हुआ इसके अंदर। दोनों गल रही है। एक ही टेबल पे बैठे हुए आदमी कह रहे हैं मैं भी पैसे गंवा रहा हूँ तेज़ी वाला, और मंदिड़िया कह रहा है मैं भी पैसे गंवा रहा हूँ। ये टिपिकली एक डिसिप्लिन्ड बॉय वाला मार्केट है और बहुत ही मतलब आसानी से समझा जा सकता है कि किस कॉल्स को आज बलि देनी पड़ेगी। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, बहुत सारे लोग एट द मनी कॉल पुट के अंदर काम करेंगे। मैं सुबह से आपको बता रहा हूँ, इन दोनों कॉल पुट से आप थोड़ा दूर रहिएगा। इन दोनों को ईट कर दिया जाएगा, यानी कि प्रीमियम्स इनकी ईट कर दिए जाएंगे और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो गए हैं ट्रेडर्स। उन्होंने शुरुआती एक राउंड का प्रॉफिट तो ऑलरेडी बुक कर भी लिया होगा। खैर एनी हाउ, बैंक निफ्टी वापस से 18 पॉइंट नीचे आ चुका है। एक शेयर और है आज सोनी। आप हम रिलायंस की सुबह चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे पता किया था, आपने कहा एक बार थोड़ा वेट करना है। अभी देखो आज ना थोड़ा एफर्ट्स दिखा रहा है ये 2700 के आसपास। मैं ना एक अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करना चाहता, तो क्या छोटी मोटी पोजीशंस डालूं कि अभी भी थोड़ा वेट करूं? देखिए थोड़ा बाउंस कर रहा है जरूर, बट 2720 के आसपास रेजिस्टेंस भी हो सकता है। सो अगर करंट लेवल से ऐड करना है, वो प्रीएम्प्ट करके चलना पड़ेगा कि वो 2720 लेवल को क्रॉस कर सकता है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकता है। बट अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वहां से शॉर्ट कवरिंग मूव स्ट्रॉन्ग रहेगा। करंट लेवल से अगर ऐड करना है इंट्राडे बेसिस पे, तो 2675 जो कि यहाँ पे डे लो है, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, 2740 तक के टारगेट्स बनेंगे। ये इंट्राडे मूव, बट पोजिशनली मीडियम टर्म प्ले के लिए जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। देखते देखते वोल्टास अब 3% ऊपर आ चुका है। तो थैंक यू वेरी मच कुणाल जी, आपने अच्छे से हमको गाइड किया कि वोल्टास और चल सकता है। आज बिल्डअप भी है, प्राइस एक्शन भी है, दोनों चीज़ें वोल्टास के अंदर दिख रही है। दिखाइए एक बार जरा स्क्रीन पर, डेज हाई वोल्टास इस समय टेस्ट हो रहा है। नरेश मिरानी भी इसमें को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नरेश भाई एक बार जरा आप शेयर एक चेक करेंगे, ICICI प्रूडेंशियल है। इसका प्राइस एक्शन तो ठीक है, बट इसका ना बैक्ड बाय OI नहीं है, यानी कि पावर के साथ नहीं चल रहा है। तो आज ये अपने आप को सस्टेन कर पाएगा ये और चलेगा थोड़ा? सो ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, स्लोली ड्रिफ्ट हुआ है 800 से 730 तक। कल भी दिन में एक ऊपर आने की कोशिश हुई थी, फिर से स्लोली डिप आ गया, तो अवॉइडेबल रहेगा। साइडवेज रहना चाहिए 725 टू 750 के बैंड में। ठीक है, एक और शेयर है, जरा ABB आप चेक करेंगे नरेश। सीमेंस, ABB, कमिंस, ये कुछ कैपिटल गुड्स के शेयर्स ठीक है सिस्टम में। ABB के अंदर आज वॉल्यूम आ गया, बट अभी प्राइस एक्शन नहीं आया। आई होप कि 1-1.5% की गुंजाइश है इसमें। एक बार जरा चेक करना ABB सर। सो ABB में अगर हम देखें तो प्रीवियस हाई अराउंड 8800-9000 है, उसके काफी करीब है। वहां पे एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वहां से एक डिप आएगा रादर देन यहाँ की रैली प्ले करने के लिए। अगर कैपिटल गुड्स में
देखना ही है तो L&T एक स्टॉक है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनता है। स्टॉक ऑलमोस्ट 10-12 महीने से साइडवेज है। 3450 पे 2-3 बॉटम्स बने लास्ट कुछ दिनों में, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है कैपिटल गुड्स। सर एक जोड़े में ट्रेड होता है, कॉम्बिनेशन में ट्रेड होता है। मैं आवरली चार्ट पर ब्रेकआउट देख पा रहा हूँ उसमें से एक शेयर का, वो है REC। ऑल्दो ये चलता PFC के साथ ही है, बट आप इसका आवरली चार्ट देखेंगे ना तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और आज एक बढ़िया सा ब्रेकआउट भी इसके अंदर हो रहा है 200 दिनों के एवरेज का। सर देख के बताइए जरा, और चल सकता है? सौदा पंच करूँ या थोड़ा रुकूं? दोनों में मोमेंटम आ सकता है। अच्छा खासा रिकवरी हो चुका है नीचे से, और जैसे अगर PFC है तो यहाँ पे एक मूव 500 तक आ सकता है, उसके बाद एक्चुअल में ट्रेंड चेंज होता है। सेम REC में भी सिमिलर 560 565 का मूव आ सकता है, तो उसके बाद मोमेंटम चेंज होता है। बट यहाँ से ऐसा लगता है कि ये मूव आ सकता है। एक और शेयर भी है सर मेरी लिस्ट में। एक बार जरा मैं एक वीक काउंटर आपसे पता करता हूँ। नेस्ले इंडिया सर देखना एक बार। नरेश सर ये आपसे होगा क्वेश्चन फिर से। नेस्ले इंडिया ये हर अटेम्प्ट को फेल कर रहा है और ये लगातार डाउन ट्रेंड में 2750 से 2440 तक तो आ चुका है। और कितना नीचे जाएगा ये आप देखो, 7 डेज, मंथ, 3 मंथ सब में डाउन है। यहाँ पे 2350 2400 का भाव आया था जून 4 को, वहां पे बॉटम बना था, वहां से रिकवरी था, तो वो जोन तक जा सकता है और वहां पे सपोर्ट आना चाहिए। तो ज्यादा डाउनसाइड बचा नहीं है यहाँ से। ओके ठीक है, जरा डाउन साइड बचा नहीं है इसके अंदर। कुणाल सर 1 मिनट के लिए मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। आज का जो मार्केट का बढ़िया वाला प्ले है वो दोनों बड़े शेयर्स ने कमान संभाल ली है। फर्स्ट इज HDFC एंड सेकंड इज रिलायंस। निफ्टी के अंदर एक अटैम्प्ट ले सकता हूँ सर ऑप्शंस ट्रेड का, या ऑप्शन छोड़ दो आज गल जाए? कल ऑप्शन वीकली एक्सपायरी है, प्रीमियम्स उल्टे सीधे लगे होंगे। फ्यूचर्स में कुछ पोजीशंस बना लूँ सर? तो आई थिंक इंडेक्स में पोजीशन बनानी चाहिए। ऑप्शंस में मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज पॉसिबल है कि शायद जब इन बिटवीन अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट हो जाए तो शायद ऑप्शंस की प्रीमियम डिके हो जाए। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से पॉसिबल है कि इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूँ तो निफ्टी में करीबन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25,000 टू 275 का एक रेंज टेस्ट कर सकता है इंट्राडे। तो करीबन यहाँ से 75 टू 100 पॉइंट्स इंट्राडे का मूव आ सकता है। बैंक निफ्टी में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि शायद 52,350 400 के आसपास बैंक निफ्टी फ्यूचर्स भी एक इंट्राडे मूव दे सकता है। बिकॉज मूव्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स में जो हम देख रहे हैं रिलायंस वगैरह में, आई थिंक बहुत अच्छी मूव्स आ रही है। तो ये दोनों का इम्पैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रहेगा इंट्राडे वाइज। सर अगर आप चेक करेंगे तो इन्फोसिस ने डेली चार्ट पर एक राउंडिंग बेस कंप्लीट कर लिया है और वो ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ से फेल हो गया तो कम से कम 300 पॉइंट तोड़ेगा, चल गया तो कम से कम 300 पॉइंट चलेगा। जरा गाइड कीजिए सर क्या किया जाए इन्फोसिस में? तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे ये स्टॉक्स को आप ट्रेड करो, वो है ब्रेकआउट लेवल्स पे। बिकॉज लास्ट 1 वीक 10 डे से जो मैं देख रहा हूँ पैटर्न, जैसे कि HCL टेक महिंद्रा, इन सब स्टॉक्स में भी एक ब्रेकआउट का लेवल जस्ट आते आते रह गया था और ये स्टॉक्स वापस से अपने रेंज पे चले गए हैं। तो इन्फोसिस भी आई थिंक वेरी सिमिलर है। 1975 के आसपास का शायद कल हाई मारा था। लास्ट अगर हम 1 मंथ या 2 मंथ का चार्ट देखें तो 1970 और 80 के बीच में बार बार आके वहाँ से सप्लाई आ रही है स्टॉक में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जस्ट ये बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे, जहाँ पे आप आइदर डिप्स पे बाय करो इन स्टॉक्स को, या तो फिर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए उसके बाद बाय करो, तो मोमेंटम आपके साथ में रहेगा। कुणाल सर एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है, जरा गाइड उस पर भी कीजिए। मैं बाटा इंडिया की अपॉर्चुनिटी को लॉस नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि डाउन ट्रेंड में है, मैं ये भी जान रहा हूँ कि इसको थोड़ा पार करने के लिए और हिम्मत दिखानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो मैं बाटा इंडिया के अंदर कुछ पोजीशंस बना के छोड़ दूँ। मैं इस सीरीज़ के एंड तक लूँगा, हो सकता है मैं नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट लेने में भी। डिम्पी, और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक जो लास्ट 2-3 ईयर्स से एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक एक मेजर बेस फॉर्मेशन बना रहा है। मोमेंटम लैकिंग है स्टॉक में, तो ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से जो ऑनसेट ऑफ अप ट्रेंड होता है वो डिले हो जाता है।
बट जैसे मोमेंटम पिक हो जाता है स्टॉक्स में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मल्टी ईयर डाउन ट्रेंड के बाद में सडनली पिकअप कर जाता है, उसके बाद में एक न्यू हाई न्यू ट्रेंड बना लेते हैं। तो एक ही यहाँ पे लैकिंग फैक्टर है, वो है लैक ऑफ मोमेंटम बाटा इंडिया के चार्ट्स पे। बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर हम मंथली चार्ट्स की सेटअप देखें, RSI डाइवर्जेंस, बेस फॉर्मेशन 1250 1280 के आसपास, तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो बहुत सपोर्टिव है अगर आप पोजिशनल खेले यहाँ पे। तो मैं भी आपके व्यू को सपोर्ट करूँगा कि अगर आप नवंबर दिसंबर या लॉन्गर फ्यूचर्स ले या फिर इसको होल्ड करके रोल करें, तो आई थिंक शायद अच्छा मोमेंटम बन सकता है बाटा इंडिया में आने वाले कुछ एक हफ्तों में। इसमें दो चीज़ें होंगी, पहला ये ठीक करेगा फिर चलेगा, तो पहले तो ठीक करने वाली प्रोसेस को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा अभी तो ये, लेकिन हाँ थोड़ा प्रिएम्प्टिव होना है। मैं फिर से वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं प्री मैच्योर सोच रहा हूँ इसके अंदर, इसलिए हमने एक क्वेश्चन भी पूछा, इसलिए मेरे पास समय ज़्यादा चाहिए होगा, तो नवंबर या दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट तक जा सकते हो, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, जो आपको लगा है ठीक। मेरे हिसाब से फार और नेक्स्ट मंथ के अंदर जाना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सोनी पटनायक एक और शेयर है जो मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, वह है PPL फार्मा, पिरामिल फार्मा के नाम से एक शेयर है। आप देखेंगे थोड़ा साइडवेज हो गया, साइडवेज के साथ एक अच्छा सपोर्ट बना है इसका, आर्ली चार्ट पे आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। और कल इसके अंदर वापस से ट्रेंड वापस पॉजिटिव का बना है, आज गैप डाउन हुआ लेकिन रिकवरी कर रहा है। मेरे को लग रहा है अभी और चल सकता है, ये कम से कम 20 रुपये 25 रुपये दे सकता है, एथिकली 10% बनेंगे वो। तो क्या आप PPL के अंदर जाऊँ, पिरामिल फार्मा के अंदर? 222 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 242 और 246 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल से प्लस कर सकते हैं 222 स्टॉप लॉस के साथ 242 246 टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये शेयर भी हो गया। अब एक आखिरी शेयर कुणाल जी बस मेरी तरफ से और होगा जो मैं आपसे पता करना चाह रहा हूँ, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। काफ़ी दिनों बाद फिर से ये स्क्रीन पर मेरे को कुछ पोजीशंस लॉन्ग बनाता दिख रहा है। सर कितना ट्रस्ट करूँ? है इनफैक्ट जब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो जब जो एक की इंडिकेटर है, डायरेक्शनल इंडिकेटर ADX, उसमें आज फर्स्ट टाइम एक ऐसा मूव दिख रहा है जो शायद इंडिकेट कर रहा है कि 2 या 3 महीने की जो कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड 3 उसको स्टॉक एंड कर सकता है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो आज की स्टार्ट काफ़ी अच्छी रही। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में मोमेंटम अच्छा आ रहा है, बट क्लोजिंग वाइज वो स्टॉक थोड़ा सा फिजल आउट हो जाता है। तो स्टार्ट काफ़ी अच्छा है स्टॉक में, 4600 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, बट अगर आज की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दे दे तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छा रिकवरी, बहुत अच्छा ट्रेंड पिकअप हो सकता है। बिल्कुल लेकर ये व्यू फटाफट बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो FNO वाले हैं और उन पर नज़र होनी भी चाहिए। कुछ कैश वाले स्टॉक्स की बातचीत करते हैं। और कुणाल आप जरा चेक कीजिए वाटिक वाबाग के शेयर को। वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी है और कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इनको ऑर्डर मिला हुआ है 1000 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन चल लगातार रहा है। कितना और चलेगा ये? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। इनफैक्ट ये स्टॉक को मैंने काफ़ी टाइम पहले ट्रैक किया था, जब ये 300 के आसपास ट्रेड करता था कुछ एक साल पहले। तो वहाँ से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक बहुत ही क्लासिकल और फैंटास्टिक अप ट्रेंड में है। लास्ट 4-5 डेज में दिख रहे हैं कि हम मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ चुका है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 डेज में स्टॉक 1400 से 1700 क्रॉस कर चुका है, तो करीबन 15% की मूव ऑलरेडी आ चुकी है स्टॉक में। यहाँ से बाइंग करना शायद मैं इसके लिए रेडी नहीं रहूँगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा स्क्यू हो जाता है, थोड़ा सा ऑफ हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में। बट अगर यहाँ से 3% 5% की करेक्शन आती है, तो करीबन से 1680 के आसपास अगर स्टॉक आ जाता है, तो मेरे अनुमान से एक अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है वाटिक वाबाग का। थोड़ा सा कूल होने दीजिए, तब आपके लिए मौके बनेंगे वाटिक वाबाग में। कैश का एक और शेयर रेलटेल चेक कीजिए, ये भी चला। अच्छा कुणाल, हम देख रहे हैं कि रेलवे वाले जो शेयर्स है ना, ऊपर से 25, 30, 35% करेक्ट हुए और अब कहीं ना कहीं स्थिरता दिखा के चल भी रहे हैं। आज IRCTC सोनी पटनायक की भी कॉल थी। रेलवे में आपकी कहीं कोई नजर है जहां पर लगता है कि बढ़िया मोमेंटम बिल्ड होते हुए आपको दिख रहा हो? तो हम बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स की, तो रेलटेल, RVNL, IRFC, ये 3 स्टॉक्स है। अब इनमें से क्लासिकल कंपैरिजन जो करना होता है कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गर स्टॉक की जब हम आकलन करते हैं, तो हम देखते हैं कि रिस्पेक्टिव अपने 200 मूविंग एवरेजेस से वो स्टॉक कितना दूर है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल IRFC और रेलटेल की, तो वो स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट आस-पास ट्रेड कर रहा है। बट RVNL एक ऐसा स्टॉक है जो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से करीबन 10% या 15% हायर ट्रेड कर रहा है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस वाइज, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज आरवीएनएल थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक है इन तीनों चार्ट्स में से अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर यहाँ पे कोई बाइंग करना चाहे तो फिर मेरे अनुमान से आरवीएनएल शायद एक बेटर स्टॉक बन सकता है। 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम नॉमिनल ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट करें स्टॉक में तो 530 540 का भी एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं। अगर कहीं नजर डालनी है तो आरवीएनएल पर आप सोच सकते हैं खरीदारी करने को लेकर। तो ये तो आपके लिए सारे के सारे मौके होंगे बाजार में, लेकिन ऑप्शंस में मौके कहां बन रहे हैं ये समझेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड लेना है ऑप्शंस के जरिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। अगर आप देखिए मार्केट में ओवरऑल आज थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। इंडिविजुअल काउंटर्स में से देखेंगे तो एसबीआई ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, स्पेशली उसकी ऑप्शंस एक्टिविटी देखे, जहां पे आउट ऑफ द मनी की कॉल जो 810 से लेके 840 की कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। काफी समय से 810 एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। जिस तरह का ऑप्शंस एक्टिविटी है मुझे लग रहा है ये जल्द ही ये जो लेवल्स है, जो रेजिस्टेंस है 810, इसको सरपास कर सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम 810 की ही कॉल ऑप्शंस बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। 14-15 रुपीज के बीच में इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 7 रुपए का रहेगा, टारगेट 27 का रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5200 और प्रॉफिट पोटेंशियल विल बी अराउंड 9700। स्नेहा, बहुत शुक्रिया ये रणनीति सुझाने के लिए। एसबीआई फिर से 800 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। क्या इस बार ये 810 रुपये वाला हडल पार करके उसके ऊपर क्लोजिंग देगा? क्योंकि हमने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की थी तो यही था कि उसके बाद एक डिसाइसिव मूव फिर से आना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज एक रेंज में रहेगा। लेकिन 810 वाली कॉल खरीदनी है आपको ऑप्शन के जरिए, थोड़ा और आपको कम से कम पैसे के टर्म्स में सेफ्टी मिल जाएगी। 14 रुपए के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 27 रुपए, स्टॉप लॉस 7 रुपए का आपको लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 9,700, अधिकतम नुकसान 5,200 रुपए का ये हो गया आपके लिए रणनीति। लेकिन एचडीएफसी लाइफ ने कल अपने नतीजे पेश किए थे और नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। वीएनबी मार्जिन में हमने देखा कि कमजोरी आई, गिरावट दर्ज की गई वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, और साथ ही नए सरेंडर चार्ज के नॉर्म से कारोबार पर किस तरह का असर दिख रहा है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं कंपनी की एमडी एंड सीईओ विभा पडलकर। विभा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हम क्वार्टर की बात नहीं करेंगे विभा जी, हम जरा पूरी छमाही की बात कर लेते हैं, क्योंकि H1 FY25 जो अभी छमाही बीती है उसमें हमने देखा है कि आपकी कंपनी ने 25% की ग्रोथ दिखाई है और पूरे के पूरे इंडस्ट्री को आउटपेस किया है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी बधाई भी आप ले लीजिए हमसे। लेकिन ज़रा ये बताइए कि FY25 एज अ होल अगर हम पूछें आपसे तो वीएनबी और एपी जो दो मुख्य सेगमेंट हैं आपके, आप इनमें किस तरह की ग्रोथ देख रही हैं आगे? जरूर रखना चाहेंगे क्योंकि हमने जो ग्रोथ देखा है Q1 में हमने 31% एपीई ग्रोथ देखा, Q2 में भी सेम नंबर 31% एपीई ग्रोथ हमने पाया था एंड एज ए रिजल्ट H1 ऑल्सो मार्केट शेयर हमारा अभी काफी बड़ा हुआ है। सो 11% मार्केट शेयर एट अ सेक्टर लेवल और 16.3% मार्केट शेयर एट अ प्राइवेट सेक्टर लेवल। तो हम काफी सेटिस्फाइड है कि फर्स्ट हाफ एटलीस्ट अच्छा रहा है। पूरा वर्ष का अगर हम देखेंगे लगभग आई थिंक 18 to 20% हम टारगेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एपीई ग्रोथ। ठीक है विभा जी, एक और बताइए, आपके जरा वीएनबी मार्जिन्स जो हैं वो करीब 1.5% के आसपास घटे हैं साल दर साल। इसकी वजह क्या रही और आगे कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे मार्जिन के बारे में तो 26.3% लास्ट ईयर Q2 था। ये साल हमने 24.3% हमने एंड किया एंड ऑन एन H1 बेसिस हमने थोड़ा ज्यादा वी अचीव्ड अ लिटिल बिट मोर। ये जो 200 बेसिस पॉइंट्स फॉल है इन मार्जिन्स, उसमें से 100 बेसिस पॉइंट्स ये जो नया सरेंडर रेगुलेशंस उसके वजह से है, क्योंकि जो पहले के प्रोडक्ट्स थे
उन पे रीप्राइसिंग की जरूरत थी इन टर्म्स ऑफ लोअर आईआरआर्स, लेकिन टेक्नोलॉजी बैंडविड्थ की जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वी हैव कंप्लायंट प्रोडक्ट्स इफेक्टिव 1 अक्टूबर। इसलिए पुराने जो प्रोडक्ट्स थे वो हमने रिप्राइस किए, लेकिन थोड़े लैग के साथ किए, इसलिए उसके वजह से 100 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट था मार्जिन्स पे। और दूसरी चीज तो सबको मालूम है, ड्यू टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ यूनिट लिंक्ड इक्विटी मार्केट्स अभी भी काफी बॉयंट है, इसलिए यूनिट लिंक्ड के वजह से और एक 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट था। ये दीज वर द टू रीजंस। यूनिट लिंक्ड फॉर एग्जांपल Q2 of last year was about 30%, अभी 34%, 35% रहा है, इसलिए दैट वाज द इम्पैक्ट। लेकिन एज आई सी नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि ये जो वन टाइम इम्पैक्ट था और इवन थोड़ा सा यूनिट लिंक जैसे घटता रहेगा, मार्जिन्स विल कंटिन्यू टू गो अप। लेकिन प्रायोरिटाइजेशन अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का ग्रोथ, और मार्जिन जो रहेगा दैट विल बिकम रेंज बाउंड एंड इट विल बी एन आउटकम रहेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ क्या है और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का ग्रोथ क्या है, मार्जिन्स विल बी एन आउटकम इन दैट। विभा जी, आप चर्चा ये भी कर रही थी जो सरेंडर चार्जेस के जो नए नॉर्म्स आए हैं, आप मैम जरा थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगी कि क्वांटिफाई करके कि कितना इम्पैक्ट मॉनेटरी टर्म्स में आएगा इन नए नियमों का? हमने एक प्रेस रिलीज इशू किया था जब भी ये सरेंडर चार्जेस रेगुलेशंस हो चुके थे कि 100 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट एट कंपनी लेवल मार्जिन्स। लेकिन हमने ये भी बोला था कि अगर हम कोई इंटरवेंशंस ना करें तो 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट रहेगा। ऑब्वियसली हम करेंगे, और जैसे अभी भी बात चालू है, हमारे 300 प्लस पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम डायलॉग में हैं कि कैसे डिफरमेंट ऑफ कमीशन, नहीं तो कमीशन क्लॉबैक एज वेल एज स्लाइट रिडक्शन इन कमीशन, ये सारे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात चालू है अभी। एंड वी डू एक्सपेक्ट सम लेवल ऑफ रिडक्शन इन द इम्पैक्ट ऑफ दैट 100 बेसिस पॉइंट्स। लेकिन और एक क्वार्टर लगेगा, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर, जब भी ये सब जो अरेंजमेंट्स है, नए अरेंजमेंट्स हैं, वो सेटल हो जाएंगे। ठीक है। विभा मैम, एक और चीज़ बताइए कि एजेंसी चैनल्स का इस समय क्या रोल है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस समय कैसे चल रहा है? आज तक ऑलमोस्ट 2/3 हमारा जो बिजनेस है, न्यू बिजनेस, वो टियर 2 और टियर 3 से आता है इन टर्म्स ऑफ एपीई, एंड दिस कैन इजीली गो अप, मे बी फ्रॉम 2/3 टू अबाउट 70% तक जा सकता है। हमारा फोकस जो है दैट इज बोथ इन टियर 1, एट द सेम टाइम काफी वाइट स्पेसेस हैं, काफी अपॉर्चुनिटी है टू गो टू टियर 2 एंड 3, एंड हमारे ब्रांच ओपनिंग, न्यू एजेंट एडिशंस, कोलैटरल, सेल्स कोलैटरल जो है, मार्केटिंग मटेरियल्स इन लोकल लैंग्वेजेस, एंटायर पैकेज है, एंड वी आर वेरी वेरी कीन टू मेक इनरोड्स इन टियर 2 एंड 3। ठीक है, डन। विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और पूरा बताया कि बिज़नेस कैसे चल रहा है, कैसे हो सकता है आगे, और सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सर मैम, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इंडिया विक्स इस समय फ्लैट हो चुका है, धीरे धीरे देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है और निफ्टी के अंदर भी करीब 35 पॉइंट की बढ़त है। शुरुआत के पहले अगर आप 15-20 मिनट छोड़ दें तो उसके बाद से धीरे धीरे करके पोजीशंस बढ़ी हैं। उन दोनों का श्री गणेश किया 2 शेयरों ने, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि उन 6 में से अगर 2 शेयर भी हरे निशान में आ जाएं तो आपका काम बन सकता है। और 2 बड़े शेयर आगे कोइंसिडेंटली, पहला है HDFC और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दोनों के अंदर हरे निशान आते ही बैंक निफ्टी का तो मेरे को नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हाँ, निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी तेज़ी से बनी है, निफ्टी की रिकवरी काफ़ी फास्ट है और निफ्टी के अंदर आज एक तरफा भी ट्रेड भी हो रहा है। मैं आपको स्ट्राइक से नोटिस करवाता हूँ कैसे। अगर आप 25,000 की कॉल और पुट के अंदर काम कर रहे हैं तो आज पुट की टूटने की स्पीड ज़्यादा है
और कॉल की बढ़ने की स्पीड अच्छी है। दिखाना चाहें तो दिखा सकते हो 25,000 की स्ट्राइक की कॉल और पुट। और सेम विद द बैंक निफ्टी, मैंने आपको सुबह भी बताया था 51,800 की कॉल और पुट। पुट तो इस समय 76% साफ हो चुकी है। दिखाइए एक बार जरा दिखाइए फटाफट से। ये 25,000 की कॉल है, 17 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी। इसकी कॉल 20% है और इसकी पुट 38% उड़ रही है, यानी कि शिफ्ट हुआ है स्लाइटली। बट मैं उतना भी एग्रेसिव नहीं हूँ। अगर आपको लेना है तो फ्यूचर्स लेना, हाँ कॉल पुट मत लेना निफ्टी का, क्योंकि प्रीमियम्स वगैरह थोड़े से देख के चलने पड़ेंगे। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट दिखाने में ज़्यादा है, वो है बैंक निफ्टी की कॉल पुट्स के अंदर। जरा दिखाना 51,800 के पुट, उसको पूरा साफ कर दिया ऑलमोस्ट। 76% आप देखोगे 51,800 की पुट 76% साफ हो चुकी है। ये 20% भी थी जब मैंने आपको नोटिस कराया था, अब 76% के नुकसान पे, यानी कि 56% और साफ हुई है। पहले पुट वालों को पूरा साफ कर देंगे, फिर कॉल वालों की बारी आएगी, फिर कॉल वालों को पूरा साफ कर देंगे। एक बार इसकी 51,800 की कॉल भी दिखाओ बैंक निफ्टी की। एथिकली 74% फॉल होने पर कम से कम कॉल को 50% बढ़ना चाहिए। बैंक निफ्टी की बड़ी कितनी हुई है? सिर्फ 7%। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, दोनों के प्रीमियम्स खाने। एक का प्रीमियम ऑलरेडी ईट कर चुके हैं 76%, दूसरे का प्रीमियम सेकंड हाफ में ईट हो सकता है। तो इसलिए आज मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन की रेंज में फंसा हुआ है। इस कंसोलिडेशन में जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स नहीं होते तब तक का कोई भी बड़ा सौदा ना लीजिएगा। और ब्रेकडाउन्स के तौर पर 24,400 माफ़ कीजिए 800 और 25,000 का लेवल है। और बैंक निफ्टी पे मैं बोलूँगा अब 51,800 को भी आप एक सपोर्ट बनाना चाहें तो बना सकते हो। और ऊपर जाते समय जब तक 52,200 पार नहीं होगा तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा। ठीक, तो ये मोटा मोटी एक पॉइंट हमने आपके सामने रखा। बाज़ार पे बातचीत करने के लिए अभय अग्रवाल भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी सृष्टि को भी अपने साथ जोड़ लेता हूं ताकि कुछ प्रीव्यूज़, कुछ और जानकारी हम आपके सामने रख पाएँ। सृष्टि, ज़रा बताएं आपके पास क्या है डिटेल? जी हाँ, ऑटो कंपनीज में सबसे पहले अगर किसी दिग्गज ऑटो कंपनी की बारी आती है तो वो होता है बजाज ऑटो, जहाँ पे इस बार फिर से एक बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है। क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखिए, साल दर साल और तिमाही दर तिमाही वहाँ पे एक बेहतरीन जंप देखने को मिला है। पर सबसे अहम जो है कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू, ये सब के बजाय मार्जिन्स होगा। क्योंकि इस बार एक अलग सी चीज़ हुई है बजाज ऑटो में, जिसमें इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि प्रीमियम सेगमेंट्स जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, पर पिछली तिमाही जो इन्होंने नई सीएनजी बाइक लॉन्च की है फ्रीडम 125, उसकी सेल्स का भी कंट्रीब्यूशन आया है। साथ ही साथ जो ईवी चेतक है उसमें भी काफ़ी सेल्स ग्रोथ पिकअप हुआ है। हमने देखा है कि ईवी मार्केट शेयर में बजाज ऑटो ने किस तरीके से लीड ली है। तो इसी मिक्स के चलते हो सकता है इनके मार्जिन सुधरे तो ज़रूर साल दर साल, पर बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद आप वहाँ पे ना करें। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू के फ्रंट पे 13,305 करोड़ हमारी उम्मीद है। EBITDA फ्रंट पे 2670 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। और मार्जिन्स के फ्रंट पे 20.1% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो एक ये फ्लैट ग्रोथ रहेगी। आखिरी में मुनाफे में लगभग 2200 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा रहेगा। पर सबसे अहम बात जो है मार्जिन्स पे आप फोकस करिए और कमेंट्री पर, क्योंकि अब देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है। इस बार उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट काफ़ी अच्छा करेगा। तो उसको लेकर क्या कुछ इनिशियल रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पूरे दशहरा की एक्साइटमेंट थी, वहाँ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है। साथ ही आने वाले टाइम में कंपनी क्या कुछ नए लॉन्चेस प्लान कर रही है, क्या सीएनजी वेरिएंट और भी गाड़ियों में आएगा, ये सभी पे कमेंट्री काफ़ी अहम रहेगी। पर ऑल इन ऑल ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद करें, मार्जिन्स पे खास तौर से फोकस करें। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये पूरा का पूरा अनुमान हम हर सब ने रखने के लिए।